ये कौन मरा ये किसका लहू, शकल तो कुछ पहचानी है, ये कौन दोस्त है या दुश्मन, लगता तो हिंदुस्तान। जनता का भरोसा अचानक आपकी पहली बार आप चुनाव लड़ने जाते हैं और 70,000 वोटों से चले जाते हैं। देखिए, मैं शुरू से एक खिलाड़ी रहा हूँ कि आपको मुलायम सिंह जी ने मिलने के लिए बुलाया, तो मुझे रूम अभी भी याद है 217 यूपी भवन में पहली बार गया था। कोई इतने बड़े नेता हमको बुला रहे मिलने हैं। जा रहे एक महेंद्र सिंह भाटी थे विधायक यहाँ के, बड़े बिल्कुल अच्छे उसी- मजबूत लोग, बिल्कुल तो उनके ही एक उसमें हमारे ऊपर एक केस लग गया। से आपको एक छवि ही बाहुबली की छवि में माना जाता है। देखिए, वैसे तो ये आप लोगों का दिया हुआ नाम है, जी जी उस नाम की मैं बहुत कोई ऐसी नहीं, उससे कवायद नहीं करता, जी जी क्योंकि नाम बाहुबली इतने अपने आप में शानदार बड़ा नाम है, जी लेकिन उसका अपभ्रंश हो गया है। हमने अपनी राजनीति का जो बेस बनाया जी वो रसीद काटने वाला बेस नहीं बनाया। मतलब आपने कभी चंदा, मुझे लगता ना है ना, कि लेने मैंने के लिए कभी किसी से, के मुझे पास- याद नहीं मैंने किसी से पैसा मांगा हो, मैंने कोई शराब की बड़े ठेकेदारी नहीं की, जी मैंने कभी माफियागर्दी नहीं की। क्योंकि आपका नाम एक बहुत बड़ा नाम था, तो जो ये लोग माफियाओं का काम करते हैं उनको एक नाम की सपोर्ट की जरूरत होती है। अच्छा, ये शब्द भी पता नहीं कहाँ से आया है, लिटरेचर तो मैंने भी बहुत पढ़ा है, मैं बीएचयू तक, लेकिन ये शब्द कहीं से आ करके और हिंदुस्तान की शब्दों में चिपक गया। अब कॉलेज की बात है, जी कॉलेज टाइम में मेरे को 16-17 केस मेरे को लड़े, कई बार मुझे जेल भी जाना जी पड़ा। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगा है कि आपकी राजनीति समाप्त करने के पीछे ही कोई ना कोई आपसी मतभेद रहे हैं ऐसे? कई बार तो ऐसा आभास होता है, हालांकि हो सकता है अखिलेश जी के साथ भी कुछ ऐसा एलिमेंट हो, ऐसे करता धरता हों कि जो लोग हम लोगों के बारे में उनको ऐसी फीडबैक देते हैं तो जब नाम जुड़ा रहता है, शोहरत बढ़ती है, दौलत बढ़ती है और ताकत बढ़ती है, तो दुश्मन भी बहुत होते हैं। कि उस वक्त मैं उस गाड़ी एम्बेसडर में नहीं था, जी गोलियां चली, जी गाड़ी 2-3 हमारे पास थी, जी सिक्योरिटी भी थी, जी सिक्योरिटी जिप्सी में थी आगे, जी गोलियां चली, गोलियां गाड़ी में 6-7-8 गोलियां लगी। जी लोग ये कहते हैं कि यादव परिवार ने राजनीति में ताकत और डर का इस्तेमाल किया था, इसलिए आप इसको कैसे देखते हैं? अगर मैं ताकत का प्रयोग करता तो जितने चुनाव भी हमने लड़े, जीते या हारे, जी, उनमें कहीं तो बल का प्रयोग होता। एक भी किसी वोट की बूथ कैप्चरिंग नहीं है, और एक भी कहीं पे कोई FIR दर्ज नहीं है। क्या आपको लगता है कि यूपी की राजनीति में अपराध और राजनीति का गठजोड़ आप जैसे नेताओं ने शुरू किया है? एक कवि मन का आदमी क्या कभी अपराधी हो सकता है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक शर्मा और आप देख रहे हैं दी डेमोक्रेसी विद दीपक शर्मा। आज हमारे पॉडकास्ट में मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति का वो बड़ा नाम जिन्हें लोग बाहुबली नेता भी कहते हैं, श्री DP यादव। हम उनका स्वागत करते हैं अपने इस खास प्रोग्राम दी डेमोक्रेसी विद दीपक शर्मा में। जैसे कि मैंने बताया कि DP यादव किसी नाम, किसी पहचान के मोहताज नहीं है, तो आज हम स्टूडियो में उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका DP यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि कहा जाता है कि हम शुरुआत से ही किसी चीज़ का जिक्र करते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है कि हम किसी इंट्रोडक्शन के ही बारे में, लेकिन आपको किसी इंट्रोडक्शन की तो मोहताज है नहीं। आपका नाम ही इतना बड़ा है कि कोई भी, हर कोई शख्स, छोटे बच्चे से लेकर, इवन मैं भी जब छोटा सा था तब से ही आपको देखता हुआ आ रहा हूँ, लेकिन फिर भी सब लोगों की एक क्यूरियोसिटी रहती है, जानना चाहते हैं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि आपकी शुरुआती दिनों में कहानी क्या रही और गांव से, परिवार से राजनीति तक आपने ये जो सफर है कैसे चुना? देखिए दीपक जी, मैं यमुना और हिंडन के खादर के एक छोटे से गांव शरफाबाद का रहने वाला हूं। जी वहीं मेरा जन्म हुआ। जी मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, वहाँ से तेजपाल जी सिंह। जी तो निश्चित तौर से परिवार का जो परिवेश होता है जी उसमें ही बच्चा बहुत कुछ सीखता है, आगे बढ़ता है, सुनता है। तो कुल मिलाकर के हम लोग जो छोटे छोटे थे, जी तो रामायण महाभारत की कहानियाँ पिताजी द्वारा, जी उनके पढ़ने का उनका अपना तरीका, जी और बुनियादी तौर पे हम लोग आर्य समाज को मानने वाले लोग हैं, यानी हमारे परिवार का 7 वर्ष का बच्चा भी जी हवन करना जानता, वेद मंत्र बोलना जानता है। जी तो उस तरह के वातावरण में हम लोग बढ़े, लेकिन ये पूरा इलाका अभाव और परेशानियों से भरा हुआ इलाका था। जी यानी कि दिल्ली की तलहटी का वो इलाका
जिसमें दिल्ली सल्तनत बनने के बाद मैं समझता हूँ कि कोई भी सल्तनत बनती हो कहीं की भी, जी तो उसके आसपास जो बसापत होती है जी वो कुछ अच्छे मार्शल रेस के बहादुर लोगों की होती है, क्योंकि बादशाहों की और राजाओं की सेनाओं में काम करने वाले लोग करीबन करीबन ऐसे ही होते हैं। जी तो ये पूरा इलाका जो चारों तरफ हमारे गुर्जर, यादव, जाट और दूसरी ऐसी जातियां जो किसान जातियां हैं, जी उन लोगों का बसेरा यहाँ ज़्यादातर गांवों में जी उस रूप में हुआ। जी मैं समझता हूँ, जितनी मुझे याद है, जो जानकारी है, हम्म कि जब मैं छठी क्लास में एक ऐसे स्कूल में पहुंचा था जिसमें झोंपड़ी पड़ी हुई थी, जी यानी इस पूरे इलाके में शिक्षा का कोई समुचित प्रबंध नहीं था। जी कहने के लिए जब छोटे थे तो रामचंद्र विकल जी यहाँ के एमएलए हुआ करते थे, जी सीधे साधे किसान, अच्छे नेता थे। वो नोएडा मतलब इसी गौतम बुद्ध नगर से हुआ जी हाँ, इसी गौतम बुद्ध नगर का तो नाम नहीं था तब, ये बुलंदशहर था। बुलंदशहर में। हाँ। और बुलंदशहर में सिकंदराबाद तहसील थी। आप 90 के दशक से पहले की बात कर हाँ रहे जी, हैं पहली मैं 80 के दशक की बात कर 80 रहा के हूँ। दशक की बात। हाँ जी, जी हाँ जी। तो उस वक्त के इलाके में हम लोग पल के बड़े हुए जी और धीरे धीरे आगे चले। जी विशेषतर खेती किसानी करने का जो पेशा था जी वो इस सारे इलाके में था। हम्म कभी कभी भरी बरसात में बाढ़ भी आ जाया करती थी। जी रास्ते तो थे ही नहीं, बिजली का तो नाम निशान नहीं था। बिल्कुल यानी मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे गांव में जी यदा कदा किसी बैठक पर या किसी कच्चे घर के सामने जो गांव का मौजूद आदमी होता था, जी उसके यहाँ लालटेन लटकी हुई मिलती थी, जलती हुई। जी बाकी गांव में तो सरसों के तेल के दिए जी और मिट्टी के तेल की डिबिया, इनसे रोशनी होती थी। मुझे खूब डिबिया याद। शब्द जो है आज के समय पे बहुत सारे कम लोग जानते होंगे। जो आपने शब्दों का इस्तेमाल करा ये भी बहुत मतलब एक शब्द समझने वाली बात है। जी आगे। तो कुल मिला के ऐसा इलाका जो अभावों से ही भरा हुआ था। बिल्कुल कदम कदम पे जहाँ मुश्किलें थीं, जी नौकरी के नाम पे तो कुछ था नहीं। जी शिक्षा भी, मतलब मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैंने लड़कियों का स्कूल शुरू किया अपने गांव में, जी तो करीबन 20 गांवों में कोई भी लड़कियों का स्कूल नहीं था। नहीं था। हमारे गांव की बच्चियां, लड़कियां, बहनें जी बेचारी अनपढ़ थी, यानी यहाँ तक कि हमारी पीढ़ी की लड़कियां भी जी बेचारी अनपढ़ और शिक्षा को ना जानने वाली जी थी। जी तो ऐसा इलाका ये था। जी खैर, मेहरबानी ईश्वर की और लोगों का सहयोग जी कि हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़े। उसके बाद तो फिर संजय गांधी जी आए, तो उनका कॉन्सेप्ट था नोएडा का, जी यानी ओखला औद्योगिक नगरी। नया तब से इंडस्ट्रियल हब जो बनाया था वो संजय गांधी ने हाँ, बनाया शुरुआत हुई था। थी। उन वहीं से शुरुआत थी। हाँ, तो कुल मिलाकर ये नगरी धीरे 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 आज आधुनिक भारत की आधुनिक नगरी है। नगरी बन चुकी है। तो ये तब उस अभाव से, यानी नरौरा से लेकर के जहाँ गंगा नदी बहती है जी वहाँ से लेके और यमुना के ओखला तक, जी ये जिला बुलंदशहर था। जी तो कुल मिलाकर के वहाँ से हमारी यात्रा तो कह लो, बल्कि जीवन यात्रा ही कह सकते हैं। राजनीतिक यात्रा तो तब नहीं थी, जी क्योंकि हमारे पूरे इलाके में तो और गांवों के प्रधानों को छोड़ करके कोई राजनीति करने वाला व्यक्ति दिखाई नहीं देता था। जी मुझे अच्छी तरह याद है कि न्याय पंचायत में जी पहली बार हमारे पिताजी को जी सरपंच चुना गया था। जी ये कौन से बरसों- सन की बात बता रहे हैं ये- कि सरपंच चुने गए थे वो? ये 75 के आसपास की बात। जी तब मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। जी बीएचयू में पढ़ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी तो कुल मिलाकर के ऐसा इलाका था। जब मैं लौटा कॉलेज से तो गांव के लोग इकट्ठा हुए। उन्होंने देखा कि भाई ये नौजवान बच्चा है, अच्छा काम करेगा, कुछ जी सरकार से गांव के लिए विकास की बातें करेगा। तो बिल्कुल मेरे को उठा के उन्होंने प्रधान बना दिया। जी यानी सर्वसम्मति से मैं गांव का प्रधान बन गया। जी उससे पहले प्रधानी थी तो हमारे पास बड़े भाई प्रधान थे, उससे पहले पिताजी सरपंच थे। जी तो कुल मिलाकर के ये अभियान इस तरीके से चला। मतलब ये शुरुआत वहाँ से हुई है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो जैसे आपने शुरुआत से लेके अपना जैसे राजनीति जो हर कोई एक इंट्रो के दौरान पे रहता है, तो जी। जब क्योंकि 90 से दशक से पहले से आपने राजनीति में ही एंट्री रख ली थी। अब मैं 90 के दशक से लेके आज तक आपके राजनीतिक में कई सारे उतार चढ़ाव आए हैं। आपको लगता है कि राजनीति का सबसे बड़ा बदलाव आपके जीवन में क्या रहा था? ऐसा हुआ कि मैं ग्राम प्रधान बनने के बाद, जी यहाँ बिसरक ब्लॉक है, जी
तो बिसरक ब्लॉक प्रमुख बना। जी जी और ये भी एक बड़ी अजीब सी कौतूहल भरी घटना है। जी यानी कि हमारे देश की राजनीति मतलब ज्यादातर जाति पे आधारित रही है। यानी अभी भी बड़े नेता आज भी पूछते जैसे हैं। मैं देखता हूँ जातिवाद क्षेत्रवाद हर जगह है। जी हाँ। जैसे मैंने एक संघ आपका जिक्र में हम लोग बराबर, ये जातिवाद क्षेत्रवाद हर जगह कहीं ना कहीं हालांकि ये रहता है। राजनीति का दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है, बिल्कुल, बहुत लेकिन बड़ा। जहाँ जो है जी जी, उसको स्वीकार करने में कोई गलती कोई नहीं गलती है। भी नहीं है। तो कुल मिलाकर के मेरी जाति के यहाँ बहुत सारे गांव नहीं हैं नोएडा में, जी करीबन 15-16 गांव हैं। जी उनमें भी विशेषकर ग्राम प्रधान ज़्यादा से ज़्यादा चुने जाते, हमारी जाति के चुने जाते हैं 6, 7, 8। 6-7 जी। तो ब्लॉक बिसरक में उस टाइम 110 गांव थे। अच्छा। तो मुझसे मेरे साथियों ने कहा कि ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ना चाहिए। मैंने उनसे कहा कि भाई ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ने के लिए वोटों की ज़रूरत है, और वोट तो हमारे पास, तो हमारे लोग प्रधान जिनको हम जानते हैं बहुत कम हैं। जी उन्होंने कहा कि नहीं, सारी जातियों के लोग आपका साथ देंगे जी। और आप ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़िए। ये 90 के बाद की बात है। हाँ जी, ये 90 से पहली बात है। 90 से पहले की बात हाँ। है, जब आप ब्लॉक प्रमुख में आए। जी हाँ, जब मैं ब्लॉक प्रमुख में आया जी उस टाइम केंद्र में माननीय राजेश पायलट मिनिस्टर थे, जी रामचंद्र विकल भी राजनीति में थे, जी। और राजेश पायलट का नाता भी तो गौतम बुद्ध हाँ और यहाँ से- बैदपुरा के रहने वाले हैं, इसी जी, इलाके के रहने जी, वाले हैं। हालांकि बाद में उन्होंने राजनीतिक तौर पे अपने वजूद को अख्तियार किया राजस्थान में जाकर के, जी जी जी। लेकिन बहुत ही अच्छे उम्दा नेता। बहुत बड़े थे, नेताओं हाँ, में नाम इसमें था, कोई गिने दो चुने राय नहीं। नेताओं में उनका नाम जी हाँ, था। जी हाँ। जी तो कुल मिलाकर के मैं बहुत लंबी बात ये नहीं करता, लेकिन मैं ब्लॉक प्रमुख चुना गया, जी जी और तब से लेके आज तक जी जितने भी ब्लॉक प्रमुख बनते हैं सबसे ज़्यादा वोट मुझे मिली। जी ये यहाँ के लोगों का प्यार है। जी यहाँ के वो तमाम लोग, तमाम जातियों के लोग जो हमसे संपर्क और हम जिनसे संपर्क रखते थे, उनका प्यार है। नहीं, उस समय जब ये राजनीति में आपने ब्लॉक प्रमुखी में कदम रखा होगा, क्योंकि यहाँ पे पहले लोग डेवलपमेंट नहीं था, जैसे आपने बताया, यहाँ सब गांव क्षेत्र लाइट वाइट ये सब दूर, क्योंकि बसावट तो थी नहीं पहले उस समय पे। बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल उस समय पे कि अवेयर भी नहीं थे लोग, अवेयरनेस नहीं थी। बिल्कुल। तो उस दौरान पे एक जब आप राजनीति में रखे होंगे तो यहाँ गिने चुने, जैसे आपने राजेश पायलट जी का नाम लिया, आपने विकल जी का नाम लिया, ये हाँ। तो उस समय क्या आपको कोई ऐसा, जैसे आपको एक छवि ही बाहुबली की छवि में माना जाता है, लेकिन उस समय आपकी शायद छवि क्या बाहुबली छवि में उभर पाई थी? देखिए, वैसे तो ये आप लोगों का दिया हुआ नाम है, जी जी उस नाम की मैं बहुत कोई ऐसी नहीं, उससे कवायद नहीं करता, जी जी क्योंकि नाम बाहुबली इतने अपने आप में शानदार बड़ा नाम है, जी लेकिन उसका अपभ्रंश हो गया है। जी जी। वो कुछ लोगों के नामों के साथ जुड़ गया है। अब तो कई सारे बाहुबली नेताओं के कायदे साथ में जुड़ा तो हुआ है। बाहुबली हनुमान जी को कहते हैं। हमारी संस्कृति में, जी हमारे धर्म में, जी हमारी किताबों में जी ये सारांश हमको मिलते हैं। बिल्कुल। लेकिन पत्रकार बंधुओं की मेहरबानी या कुछ नेताओं की जी, कि उन्होंने किसको क्या कहना शुरू कर दिया। मतलब खैर, एक टैग लगा देते थे जो हाँ, भी जो होता था, तो बढ़ते जिसका राजनीति में बढ़ता हाँ, दबदबा ये देखा, कोई कद बढ़ता गया, बहस उसको का बाहुबली विषय कर नहीं दो। है। ये इस शब्द को मैं इस रूप में तो इसका सम्मान करता हूँ जी कि आदमी को ताकतवर होना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन कहीं ताकत के दुरुपयोग के रूप में बाहुबली को जोड़ा जाए, जी इस शब्द को मैं इसलिए मतलब पसंद नहीं करता हूँ, बिल्कुल। क्योंकि लोग राजनीति में लोगों को काम करने के लिए और सेवा भाव के लिए आना चाहिए। हम जिन गरीब इलाकों में आए, उनमें बहुत काम की जरूरत थी, यानी स्कूलों की जरूरत थी, रोजगार की जरूरत थी। हाँ, तभी मैं उसी चीज़ के पॉइंट हाँ। पे वहाँ पे आया, क्योंकि जिस समय आप पहली बार ब्लॉक प्रमुख बने उस समय पे यहाँ पे कुछ भी था नहीं, जैसे आपने बताया। उसी दौरान पे आपने एक भावना के भाव से ही राजनीति में आए थे, तो उस दौरान पे मैं जानना चाहता हूँ कि आपके अपोजिट कैंडिडेट कौन था वो? आप यकीन माने कि मैं पहली बार जब गांव का ब्लॉक प्रमुख और प्रधान बन के लखनऊ गया, जी तो तब मैं ऐसी घटना हुई, ब्लॉक प्रमुख बनने के बाद मेरे पास एक संदेशा आया जी, कि आपको मुलायम सिंह जी ने मिलने के लिए बुलाया है। उसी दौरान पे? उसी दौरान जब जी। मैं ब्लॉक प्रमुख बन चुका था, जी तो मुलायम सिंह जी से तब तक मैं नहीं मिला था। जी तो मैंने पूछा कि कहाँ पे हमको जाना है, तो उन्होंने बताया कि यूपी भवन में, यूपी बन वो दिल्ली आपको बुलाया मिलेंगे गया। दिल्ली। जी मैं यूपी भवन में गया तो मुझे रूम अभी भी याद है, 217। तो रूम नंबर भी आज तक आपको याद है कि जब आपकी जिसमें मेरे नेताजी को से बुलाया पहली बार क्यों? मुलाकात कि हुई थी? यूपी भवन में पहली बार गया था, जी और मेरे लिए तो एक नया ही बात थी कि कोई इतने बड़े नेता
हमको बुला रहे मिलने हैं। जा रहे हैं आप। तो जब मैं उनके कमरे में गया तो मुलायम सिंह जी, रेवती रमन सिंह जी, बेनी प्रसाद वर्मा जी, रमाशंकर कौशिक जी, जी ये 4 विधायक वहाँ पे मौजूद थे। मौजूद थे पहले से। तो मैंने हाथ जोड़ के नमस्ते की। मैंने पूछा जी क्या आदेश है, मुझे बुलाया गया था, मैं ब्लॉक प्रमुख हूँ बिसरख का। जी तो उन्होंने कहा कि अच्छा आइए बैठिए बैठिए, हाँ हमने आपको बुलाया था। जी और माननीय मुलायम सिंह जी मुझसे कहने लगे कि भाई हम आपको जी बुलंदशहर से पार्टी का उम्मीदवार बनाना चाहते जी हैं। तब तक जनता दल बन चुका था। जी। तो मेरे लिए तो ये बेइंतहा खुशी की बात थी कि मुझे घर से बुला करके और एक पार्टी ने, जिस टाइम माननीय मुलायम सिंह जी जनता दल के अध्यक्ष भी थे उत्तर प्रदेश के, एक बड़े नेता ने ये ऑफर दी है। उस समय समाजवादी पार्टी का गठन नहीं हुआ था। नहीं, जी जी समाजवादी पार्टी तो बाद में बनी है। जी तो उन्होंने कहा क्या आप चुनाव लड़ना चाहते हो? जी मैंने कहा जी अगर आपका आदेश होगा तो चुनाव लड़ लेंगे। बिल्कुल। तो ये शुरुआत इस तरीके से हुई। जी। तो जब नेताजी से आप ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के बाद ही पहली बार आपकी मुलाकात जी हुई, जी जी और वही मुलाकात आपने जिस तरीके से विस्तार से बताई, इवन आज तक आपको रूम नंबर भी याद है। हाँ जी। फिर आपका जो राजनीति में एक दबदबा, राजनीति के अंदर क्यूरियोसिटी, क्योंकि एक इतने बड़े नेता का अचानक बुला लेना, उसके बाद एक मन में एक भावना जागृत हो जाती है ना कि अब हमें राजनीति में आगे तरफ बढ़ते जाना। फिर आपने मतलब जो है फिर नेक्स्ट जो तैयारी थी, आपने ब्लॉक प्रमुख चुनाव के बाद नेक्स्ट चुनाव यहीं से मतलब कौन सी सीट चुनी थी फिर आपने? माननीय मुलायम सिंह जी ने मुझसे कहा कि हम आपको बुलंदशहर से चुनाव लड़ाना चाहते हैं, क्योंकि जिला बुलंदशहर ही था। जी। तो मैंने कहा ठीक है जी, जी मैं कोशिश करूंगा कि आपकी सोच के ऊपर खरा उतरूं। जी। तो तब से मैं बुलंदशहर, जिसमें 24 का एरिया भी आता है, जी तो वहाँ से मैंने अपनी तैयारी शुरू की। जी और ईश्वर की मेहरबानी है, उस वक्त एक माहौल ऐसा बन गया था कांग्रेस के खिलाफ। माननीय वीपी सिंह जी और बड़े बड़े नेता जी सब कांग्रेस के खिलाफ हो चुके थे। जी तो उनका सबका मिला के एक जनता दल था, जी और मेरे को उन्होंने उम्मीदवार घोषित किया बुलंदशहर सीट से। जी। और मैं बहुत काफ़ी बड़े बहुमत के साथ वहाँ से जीता। जी उस वक्त बुलंदशहर से माननीय सईदुल हसन साहब नेक्स्ट टू एनडी तिवारी चीफ मिनिस्टर थे। जी उनके बड़े मजबूत मिनिस्टर थे वो। जी। तो उनके सामने मेरा चुनाव हुआ जी। और मैं करीबन 70,000 वोटों से जीत करके विधानसभा में गया। विधानसभा 70,000 वोटों से हाँ, पहली बार आप चुनाव पहली- लड़ते हैं और पहली 70,000 वोटों से हाँ जी, जीतते हाँ जी। हैं। तो उसी साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन वहीं पे ही है आपका जी। कि आपकी पार्टी और जनता के साथ आपका रिश्ता पहले ही दिख गया था, यानी कि आपकी पार्टी तो तब तक थी नहीं, क्योंकि आपने एक पार्टी के साथ चुनाव लड़ा, जाहिर सी बात है नेताजी ने चुनाव लड़ाया था हाँ, आपके नेताजी लिए। ने चुनाव लड़ा। तो आप तो चर्चा में भी रहे थे, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ जनता का भरोसा, अचानक आपकी पहली बार आप चुनाव लड़ने जाते हैं और 70,000 वोटों से चले जाते देखिए, हैं। मैं शुरू से एक खिलाड़ी रहा हूँ। जी यानी बीएचयू तक भी, मैं बीएचयू में एडमिशन भी मेरा इस बिना पे हुआ जी कि मैं एथलीट था, वॉलीबॉल का और कबड्डी का अच्छा जी प्लेयर जी था। तो कुल मिलाकर के उस तरह की लोकप्रियता नौजवानों में थी जी कि हम जहाँ भी जाते थे अच्छी कबड्डी खेलते थे, अच्छा वॉलीबॉल खेलते थे। जी तो नेचुरली उस उम्र में, और यदा कदा बहुत ही कम टीम हुआ करती थी गांव देहात के जी लड़कों जी की। बिल्कुल। शहरों में ज़्यादा प्रचलन था इन खेलों का, जी लेकिन गांव में कोई टीम बढ़िया निकल करके जाए तो गांव के लोगों में रुझान, नौजवानों में थोड़ी पॉपुलैरिटी बनती है। बिल्कुल। तो कुल मिला करके उस लिहाज से मेरा नाम शुरू हुआ, और जहाँ भी मैं जाता था तब से आज तक, मैं नहीं जानता ईश्वर की क्या मेहरबानी है, लोगों का क्या प्यार है, कि लगातार मेरे कुछ नहीं होंगे तो कोई करोड़ों फोटोग्राफ तो होंगे ही लोगों के साथ। 100%। मतलब आज भी स्थिति ये रहती है कि मैं किसी शादी ब्याह में भी जाता हूँ अगर, तो वहाँ 100, 150, 200 फोटोग्राफ तो लड़कों के, बच्चों के साथ, नौजवानों के साथ, बुजुर्गों के साथ हो ही जाते हैं। आपको एक छोटी सी आपकी बात बताता हूँ। जी। अगर उस दौरान पर जैसे आपने पार्टी में कहा कि आज भी आप किसी पार्टी में चले जाते हैं, तो वहाँ पार्टी में जरूरी नहीं है कि लोग भी मौजूद के साथ साथ वहाँ नेता भी मौजूद रहते हैं, अफसर भी मौजूद रहते हैं। हाँ जी। मैं एक अंदर की बात बता रहा हूँ, जो लोग पीछे एक गॉसिप चलती है कि वो नेता और जो अधिकारी मौजूद है ना, उनके भी मन में क्यूरियोसिटी रहती है, क्यों ना डीपी यादव के साथ हमें भी फोटो खिंचाना चाहिए। मतलब आज भी आप इतने पॉपुलर हैं कि हर कोई आपके साथ बैठ के एक फोटो खिंचा के रखना चाहता है। हालांकि ये मेरा माइनस पॉइंट भी है। जी, कहीं जी। कहीं मैं सोचता हूँ कि जब लोगों की, नौजवानों की भीड़ मेरे साथ आकर लग जाती है, मैं कहीं भी किसी समारोह में बैठा हूँ जी तो कुछ दूसरे लोगों में मैं सोचता हूँ
और शायद ये भी हो सकता है कि बदले की भावना की राजनीति का शिकार जैसे जैसे मैं हुआ, जी जी इसमें ये भी एक फैक्टर है, जी ये भी कारण है। देखिए हर आदमी की अपनी एक प्रेस्टेज और अपना एक लुक और अपना एक इम्प्रेशन होता है, बिल्कुल या समझो अपना एक स्वाभिमान, या उसे प्राउड कह लो या प्राइड कह लो, बिल्कुल तो ये भी होता है। तो दूसरा जो सामने बैठा हुआ व्यक्ति है, जी हो सकता है अंदर से ईर्ष्यावक्त ऐसी बात सोचता हो कि भाई काली इसके पास ही भीड़ क्यों इकट्ठी हो जाती है। अब इस बात को तो मैं आज तक समझा नहीं। ये आपने बिल्कुल सही बात कही कि देखिए मैंने कहा कि सब लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी रहती है और एक एक्साइटमेंट भी रहता है कि मुझे फोटो। अब अचानक बड़ा नेता, कोई एक इतना बड़ा नेता है जो ऑलरेडी इस समय अपने आप के सामने, क्योंकि नेता जब ज़्यादा ताकत आती है ना तो आदमी ये भूल जाता है वो सामने वाले के लिए क्या है। तो उस दौरान पे उनको लगता होगा, भीड़ में कभी कभी ऐसा भी मैंने देखा है कि बड़े नेताओं को धक्के भी पड़ जाते हैं आपके जब भीड़ में साइड में निकले, ये हो तो जाता ये है। भी होता है। हाँ जी, हाँ जी। खैर ये तो आपकी पॉपुलैरिटी है, एक अच्छी चीज़ है। अब हम थोड़ा ना सवाल में आगे बढ़ते हैं जी। और सवाल शुरू करते हैं थोड़े से कंट्रोवर्शियल तो बिल्कुल भी नहीं है, नहीं, आप जो मर्जी पूछिए, बिल्कुल। जवाब मैं दूंगा। तो जैसे अभी आपने पहला ही एक जवाब दे दिया था हाँ कि बाहुबली को लेके, हाँ हाँ अब मैं बाहुबली के उसी क्वेश्चन पे आता हूँ, हाँ क्योंकि जी। जो बाहुबली और एक माफिया नेता या कुछ भी हो, जी। ये सब सच जो है वो मीडिया की कहीं ना कहीं देन, मीडिया की ही टैग है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपको इससे कितना नुकसान हुआ और कितना फायदा हुआ, वो थोड़ा बिल्कुल एक विश्लेषण के साथ बताइए आप। देखिए मीडिया वालों की बहुत इज्जत करता हूँ, जी, क्योंकि ये लोकतंत्र का स्तंभ है, बिल्कुल बिल्कुल और मीडिया के बगैर ना राजनीति चल सकती है, ना हम देश में और गाँवों में और समाज में सुधार कर सकते सुधार कर सकते हैं। हैं। तो कुल मिला के मीडिया को तो इज्जत देनी होती है, लेकिन जी मीडिया में भी कभी कभी कुछ ऐसे लोगों का पदार्पण हो जाता है जी कि जो मीडिया के बारे में और देश के बारे में पूरी जानकारी, पूरी नॉलेज नहीं रखते, बिल्कुल तो उनके कुछ ऐसे सवालों का सामना करना पड़ता है जी कि उस तरीके से जवाब देने में कभी कभी महसूस भी होता है कि पता नहीं ये व्यक्ति ऐसे सवाल क्यों कर रहा है। बिल्कुल क्या मैं एक पुरानी घटना आपको बताता हूँ इस बिल्कुल। रेफरेंस में। एक हिंट अखबार निकलता था सेकरी साहब का गाजियाबाद से। गाजियाबाद, ये दैनिक आज भी चलता है वो। अच्छा खैर, जी। आज की जानकारी नहीं, लेकिन ये उस वक्त निकलता था जब गाजियाबाद नया नया राजनगर और कविनगर बस रहा बिल्कुल था। तो एक दिन मैंने सेकरी साहब से सवाल किया जी कि माँ आप मेरे नाम के हेडिंग को मेन पेज पर लगाते हैं जी और कुछ उसे ऐसा बना देते हैं जैसे वो बहुत ही समझो कि मतलब मिर्च मसाला लगा हुआ हो, जी आप ऐसा क्यों करते हैं? जी जैसे अभी आपने एक शब्द का प्रयोग किया माफिया का, बाहुबली का। जी जी तो उन्होंने हंसकर मुझसे कहा जी कि भाई साहब जिस दिन हमारे अखबार की मेन हेडिंग में डीपी यादव का नाम आ जाता है, हमारे अखबार की 200-400 प्रतियां ज़्यादा बिक जाती हैं। ज़्यादा बिक जाती है। तो मेरे को बेशक अंदरूनी तौर पे अच्छा लगा हो, लेकिन तकलीफ हुई जी कि मीडिया की ये विचारधारा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल मीडिया तो एक बहुत बड़ा स्तंभ है लोकतंत्र का, जी उसको सही रूप में ही अपनी बात रखनी चाहिए। बल्कि जी जो लोग अभाव में हैं, गरीबी में हैं, गांव के हैं, देहात के हैं, जो नौजवान आगे बढ़ने की कवायद में हैं, जी उसको साथ देकर के सहारा देके आगे की तरफ आगे की बढ़ाना। तरफ बढ़ना चाहिए। राजनीतिक तौर पे मैं आपको बताऊं जी कि आपके मीडिया में बैठा हूँ, जी मेरे ऊपर मेरी राजनीतिक कैरियर में कोई उंगली भी नहीं रख सकता। क्यों? मैंने जिस तरह की राजनीति की है उसको बेहतर तरीके से मैं जानता हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी आकर के जुड़ गई कि जैसे थोड़े दिन के लिए मैं शराब के ट्रेड में रहा, जी तो लोगों ने शराब माफिया कह दिया। जी हालांकि यहाँ के दो बड़े व्यवसायी थे, एक बाबू किशन लाल और एक पोंटी चड्ढा। दो ही लिकर में देखा जाए तो दो सबसे बड़े नाम। हाँ जी, हाँ जी, बरेली से लेकर के दिल्ली तक। बरेलू एक नाम जुड़ता है, जायसवाल, घिशु खां जवाहर वगैरह ये- जायसवाल वो पूर्वांचल के लोग। बिल्कुल ये पूर्वांचल तो में इन दोनों लोगों का साम्राज्य था। बिल्कुल हम चूंकि रसीद और चंदा लेने वाले, राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं। जी मैं नहीं जानता कि मैंने कभी, हालांकि मैं ऐसे एक व्यक्ति का भी नाम ले सकता हूं जी कि जो उस वक्त का बहुत बड़ा धनाढ्य और बहुत बड़ा रियल एस्टेट का बिजनेस करने वाला था। जैसे आपने ये कहा ले सकता हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ, आज आप उसका नाम लीजिए। उनका नाम था जयप्रकाश गौड़, जेपी गौड़, जेपी गौड़ जी, बिल्कुल जो इस समय बिल्कुल एसोसिएट। बिल्कुल, तो वो बहुत अच्छे व्यक्ति, क्योंकि बुलंदशहर से ही रहने वाले हैं हाँ वो भी। बुलंदशहर, हम तीन लोग बुलंदशहर के ही थे। बिल्कुल डीपी, केपी और जेपी। यानी केपी जो डीएलएफ के मालिक थे, बिल्कुल जेपी जो जेपी इंडस्ट्री के, और मैं तो मजदूर था ही, मैं तो एमएलए था वहाँ का, तो मेरी जी 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 खास जी बात नहीं जी है। जी तो ये तीन लोग उस तरह के कभी कभी अखबारों में भी लिखे जाते थे। जी। हम तीनों बुलंदशहर के रहने वाले। बिल्कुल बिल्कुल खैर, तो इस तरीके से
हमने अपनी राजनीति का जो बेस बनाया जी, वो रसीद काटने वाला बेस नहीं बनाया। मतलब आपने कभी चंदा, मुझे लगता ना है कि ना, लेने के मैंने लिए कभी किसी से, उसके मुझे बाद- याद नहीं मैंने किसी से पैसा मांगा हो। जी अच्छा, कई लोग कह देते हैं, बात खुल करके आ गई तो आपको बता देता हूँ, कई जी। लोग कह देते हैं भाई डीपी यादव ने फला जमीन ले ली, जी फला। मैंने आज तक जमीनों का काम किया ही नहीं। जी मैंने कोई शराब की बड़े ठेकेदारी नहीं की, जी मैंने कभी माफियागर्दी नहीं जी। की, मैंने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन कई विशेषण मेरे नामों के साथ जुड़ते चले गए। उनमें कुछ हमारे दोस्तों की मेहरबानी हो सकती है, जिन्होंने जानबूझ के आपके नाम का फायदा उठाया हाँ, था। कुछ- जो मुझे कहीं ना कहीं लगता है, क्योंकि आपका नाम एक बहुत बड़ा नाम था, तो जो ये लोग माफियाओं का काम करते हैं, उनको एक नाम की सपोर्ट की जरूरत होती है। अच्छा, ये शब्द भी पता नहीं कहाँ से आया है। लिटरेचर तो मैंने भी बहुत पढ़ा है, मैं बीएचयू तक मतलब स्टूडेंट रहा हूँ, अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ हर कॉलेज में, एमएमएस कॉलेज का प्रेसिडेंट रहा हूँ। जी बिल्कुल। लेकिन ये शब्द कहीं से आ करके और हिंदुस्तान की शब्दों में चिपक गया। जी तो अब कई लोग कई प्रयोग करने लगे, माफिया शब्दों में, कुछ और शब्दों में। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के ऐसा कोई भी पृष्ठभूमि हमें, देखिए हम एक स्वतंत्रता सेनानी के बच्चे हैं, बिल्कुल वही भावना हमारे अंदर है। हाँ, हमारा स्वाभिमान है, वो तो कभी खत्म नहीं खत्म होगा। नहीं होगा। तो वही तराने शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला, राजगुरु भगत, तो इन लोगों के, सुखदेव, इनके तराने तो हम लोगों ने सुने हैं, जी इनकी कहानियां पढ़ी हैं, जी इनसे हम प्रभावित रहे हैं, हमारा बचपन प्रभावित रहा है, हमारी जवानी प्रभावित रही है। जी तो कुल मिलाकर के वो स्थिति रही है। लेकिन उसके लिए उसको ये नहीं किया जा सकता कि हमने कभी अपनी ताकत का दुरुपयोग किया हो, कभी किसी को सताया हो, कभी किसी को पीटा हो, झगड़ा किया हो। हालांकि हमारे साथियों ने, अब कॉलेज की बात है, जी कॉलेज टाइम में मेरे को 16-17 केस मेरे पर लड़े, कई बार मुझे जेल भी जाना पड़ा, जी कॉलेज के विद्यार्थियों के आंदोलन में। बिल्कुल। एमएमएस कॉलेज की बात है। राजनीति का और आंदोलन का हमेशा साथ रहा है। एक दिन छोटी सी घटना मैं आपको बताता जी हूँ जी जी कि मैं गांव से अनाज की बैलगाड़ी पर बैठ करके, तब गाजियाबाद मंडी होती थी जी। और हमारे इलाके में और कोई मंडी आसपास मंडी थी नहीं। पास नहीं थी। तो अनाज बेचने के लिए शहर जाते थे। गरीब किसान तो अनाज पैदा करके उसको मंडी में बेचता ही है। बिल्कुल। तब सरकारी उपकरण, सरकारी साधन खरीदारी के क्रिया केंद्र भी नहीं थे। जी तो कुल मिलाकर के एक दिन मैं पिताजी के साथ गाड़ी पे बैठ के, बैलगाड़ी होती थी, सुबह 4 बजे गांव से बैलगाड़ी चलती थी। जी तो शहर में पहुंच करके तो मैंने देखा कि पूरी लाइन से अनाज के ढेर लगे हुए हैं और बहुत सारी बैलगाड़ियां खड़ी हैं। जी तो एक टोली आती है जिन्हें आड़ती कहते हैं। जी तो आड़तियों के 6-7 लोग होते हैं और बाकी किसान जो अनाज ले जाता है वो होता है। जी ये एक चुभती हुई बात है। जी वो कभी कभी चुभती हुई बातें संस्कार बदल देती हैं आदमी। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के उनका, वो 6-7 लोग आए और अनाज में ऐसा हाथ डालते थे, देखते थे, यूं उछालते थे और कह देते, हाँ भाई ये इस भाव हुआ। तो मैं बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन दिमागी फितरत तो थी शुरू से ही। तो कुल मिलाकर के मैंने देखा कि यार ये तो उन किसानों से पूछ भी नहीं रहे जिनका अनाज है। जी किसान तो बेचारे चुप बैठे हैं। मतलब ये उस दौरान की दबंग जो लोग थे उनकी बात आप कर रहे हैं, जो वहाँ मंडी के अंदर करते थे। मंडी के दबंग कौन हो सकते हैं? आड़ती थे। आड़ती थे वो। जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के मैंने देखा कि ये किसान की ढेरी में हाथ रखते हैं, गेहूं में उछालते हैं और बोलते हैं चलो भाई ये इस भाव हो गया। अच्छा। एक हमारे ताऊ होते थे रघुवीर सिंह, जी वो भी उस रोज वहाँ थे। जी उन्होंने, वो कुछ पढ़े लिखे भी थे, उन्होंने कहा अरे भाई सुनो तो सही, ऐसे कैसे हो गया जी। कोई तो दूसरे आदमी ने कहा चुप रहो ए बुड्ढे, तू बैठा रहे, इस तरह करके। फिर मेरे को अजीब लगा, मैं बोला यार ये अनाज तो यही लोग पैदा करते हैं, हम ही लोग पैदा करते हैं। जी सुबह 4 बजे बैलगाड़ी पे लाद करके इनकी मंडी में लाते हैं, दुकान पे लाते हैं, जी इसलिए कि यहाँ बिक जाएगा, 2 पैसे मिलेंगे। और यहाँ का बर्ताव तो अजीब है। जी बल्कि अगर कोई कहता है अपने अधिकार की बात तो उसको झड़क दिया जाता है, रोक जी, दिया जाता है। जी तो मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ के उसका कुर्ता पकड़ के उससे, सेठ जी से कहा, मन कि ये आप क्या कर रहे हैं? जी उसने मेरे को भी धक्का दे दिया कि चल चल बैठ उधर। और उससे आपने एक पल्ले से कह दे, कहा कि इसको केले ला करके दे दे। जी तो मेरे को बड़ी अजीब सी बात लगी। जी जी तो मैंने कहा नहीं नहीं, आप उनसे तो पूछ लीजिए जिनका अनाज है। जी। तो उन्होंने फिर धमका दिया
तो मेरे को बहुत अजीब लगा। मैंने फिर वहाँ, ये शुरुआत है मेरे जीवन में किसी संघर्ष के शुरू होने की। जी, मतलब वहाँ से आपकी शुरुआत हुई थी। हाँ, मुझे जो क्यों लगता मैंने उसका विरोध किया, विरोध करने पे। उस तानाशाही का विरोध किया जी कि भाई आप एक किसान के अनाज को ऐसे कैसे खरीद सकते हो, जी कि उसको बता ही नहीं रहे, पूछ ही नहीं रहे तेरा भाव बिकेगा। जी उसे क्या पता उसके घर में उसकी माँ बहन बेटी भाई सब लगे खेती में, जी तब अनाज पैदा करके वो शहर ले गया, जी, उसको ये पूछा ही नहीं जा रहा तेरा अनाज किस भाव बेचना। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के मैंने वहाँ विरोध कर दिया, और विरोध में थोड़ा हंगामा हुआ। जी हंगामा, हमारे बुजुर्गों ने हमको डांटा भी जी कि तू चुप बैठ, तुझे क्या लेना, तू अपने किताबों से जी वो लगा। तो मेरे को तब से ऐसा महसूस होने लगा कि समाज में अनबैलेंस विचारधारा है। जी तो उसी तरीके से ये सिस्टम आगे चलता गया। हम फिर एमएमएच में एडमिशन हो गया, एमएमएच के छात्रों के आंदोलनों में शामिल हो गए। तो उस टाइम के छात्र आंदोलन और छात्र संघ और छात्र संगठन बहुत मजबूत हुआ बहुत करते। मजबूत होते थे उस हाँ। समय पे। तो ये सिलसिला इस तरह चलता रहा। फिर कहीं किसी बात पे, कहीं धरने पे बैठ गए, कहीं आंदोलन हो गया, कहीं एक भगत सिंह की मूर्ति गाजियाबाद घंटाघर पे लगी है, जी जी तो उस आंदोलन में भी हम शामिल रहे कि भाई यहाँ इस चौक पे हम्म, शहीद भगत सिंह की मूर्ति लगनी चाहिए। बिल्कुल। तो बाद में लगी वो मूर्ति, लेकिन वहाँ के लोकल लोगों का थोड़ा विरोध भी हुआ। लेकिन हम स्टूडेंट शंभुदयाल डिग्री कॉलेज, एमएमएस डिग्री कॉलेज और सेठ मुकद्दीलाल, ये पुराने कॉलेज हैं गाजियाबाद के, बिल्कुल। तो उनके स्टूडेंट ने आकर खैर वो लगी मूर्ति, आज भी लगी हुई है। जी तो कुल मिलाकर शुरुआत यहाँ से उस बात की हुई, जिस बात को लोग ये देखते हैं कि डीपी यादव तो बाहुबली है, ये तो पता नहीं क्या है। तो कोई ऐसी परिभाषा देने की कोशिश नहीं की। हाँ, उस किसान को, उस गरीब को, उस परेशान हालत आदमी को, उस विद्यार्थी नौजवान को जिसकी बात को नहीं सुना जाता, नहीं देखा जाता, उसको बल देने का काम जरूर किया। मतलब उस शुरुआत एक दर्द से हुई थी कि देख रहे थे कि इस तरीके की घटनाएं नहीं अरे होनी। साहब, एक कोतवाल साहब थे, उन्होंने फिर हमें 3-4 लड़कों को बंद करके मेरठ जेल भेज दिया। मतलब गाजियाबाद वालों ने। हाँ, बिल्कुल। और ऐसी भयानक बात, तकलीफ इस बात की होती है, कई लोग मुझसे पत्रकार भाई बताते हैं डीपी यादव जी आपके खिलाफ तो बहुत केस हैं। मैं बोला हाँ होंगे भाई, बिल्कुल। मैं कब मना करता हूँ। लेकिन कभी भी हम लोगों ने क्राइम करने की बात नहीं सोची। बिल्कुल। हम कोई बाहर के, अब मैं नाम नहीं लेता जगहों का, जी कि कई जगहों पे तो ऐसी बदमाशी पढ़ने को मिलती है कि फलां ने रंगदारी मांग ली, फलां ने पैसा ले लिया, फलां। हमारे यहाँ इस पश्चिम इलाके में ऐसा कोई सिस्टम नहीं रहा। लेकिन जैसे आपने रंगदारी और उन चीज़ों का जिक्र किया, हाँ मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो आपके इर्द गिर्द रहते थे, आपके उसमें रहते थे, आपके उसमें रहते थे, जी, उनका कहीं ना कहीं नाम रंगदारी से जुड़ा देखिए हुआ हो सकता है जब एक समूह बनता है है। जी तो उसमें कई एलिमेंट आ जाते हैं, बिल्कुल। तरह तरह के विचारों के लोग आ जाते हैं। जी वो तरह तरीके से फायदा उठाने, जैसे मैंने अभी आपको नहीं कहना चाहिए था, एक पत्रकार की बात बता दी बिल्कुल। कि पत्रकार एक आदमी को इसलिए ऐसा लिखना चाहता है जिससे कि उसकी दुकान चले, कुल मिला के ये थी। तो ये तो कोई न्याय वाली बात नहीं हुई। बिल्कुल। तो ऐसा ही होता है कि जब 2-4 कॉलेजों के नौजवान स्टूडेंट मिलते हैं, चाहे वॉलीबॉल की टीम हो चाहे कबड्डी को, उनमें कुछ लड़के ऐसे भी आ जाते हैं जो न्यूसेंस करते हैं, बिल्कुल जिनका अपना कोई स्वार्थ होता है। बिल्कुल। जैसे कि हम जा रहे हैं और 200-250 स्टूडेंट हैं, रोड पे नारे लग रहे हैं, तो पता लगता था किसी स्टूडेंट ने किसी सेठ जी की दुकान पर से कुछ उठा के खा लिया, ठेली वाले की केला ले ली। तो ऐसा एलिमेंट हर जगह होता है। और नाम एक मार्केट में ये चलता था कि कहीं ना कहीं वो आपके इर्द गिर्द रहते नाम थे, तो लीडर का तो है, वो नाम क्या है आपका खराब जी होता हाँ, था, जी और हाँ, उस चीज से जिक्र क्या होता था, वो अरे बाहुबली नेता हैं, हाँ जी, वहाँ हाँ पे जी, हैं, हाँ जी। उनका नाम जोड़ दिया और फायदा वो उठा रहे थे छोटी हरकतें करके। ऐसा कभी सोचा नहीं। हम तो गरीबों की हेल्प करने वाले लोग हैं। बिल्कुल। मैंने कुछ नहीं तो आपके उधर के एरिया में संभल की हजारों लड़कियों की, उन लड़कियों की शादी कराई होंगी जिनके बाप के माँ के पास उनकी शादी करने का पैसा नहीं था। गरीब लोग, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी जाति के, जाति देखकर कभी नहीं, जाति देख के नाम ने आज तक राजनीति की है। मैं तो ऐसी जगह से जीतता रहा हूँ लगातार, आज़ादी से लेकर आज तक 3 बार कोई विधायक नहीं बनाया बुलंदशहर से। जी पहला व्यक्ति मैं था कि जो 3 बार वहाँ से विधायक बना। और हमारे अगर बहुत ही नीचे स्तर की राजनीति पर सोचा जाए तो हमारे लोगों के तो 24,000 वोट थे जी, बाकी वहाँ तो 80,000 90,000 वोट तो मुसलमान लोगों के। अन्य जाति। जी बिल्कुल। फिर हम 3 बार कैसे जीत गए। और एक भी पूरे कैरियर में जी ना
हमारे चुनाव में कोई FIR दर्ज हुई है हमारे खिलाफ, ना कहीं बूथ कैप्चरिंग की शिकायत है, ना कहीं चुनाव कमिश्नर की शिकायत है। इस तरह की राजनीति हम लोगों ने की। जैसे 2000 से लेके 2010 या बीच में DP यादव एक इतना बड़ा नाम था कि जिसको किसी पहचान की ज़रूरत नहीं थी। एक क्षेत्र क्या, दिल्ली NCR आज के समय पे बड़ा क्षेत्र माना जाता है। गौतम बुद्ध नगर अब यहाँ जिला बन चुका है, नोएडा भी विकसित हो चुका था उस समय पे। तो DP यादव का एक नाम होता था ना, जैसे कह दिया जाओ DP यादव के हम लोग हैं, DP यादव का हमारे नाम पे चलता था। आसपास एक पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर क्या, उत्तराखंड क्या, पूरी दिल्ली के अंदर, इवन शीला दीक्षित की सरकार होती थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये रोल आता था कि DP यादव का नाम आने पे दिल्ली के अंदर भी लोगों की सीमाएं चेंज हो जाती थी। देखिए बंधु, इसे तो मैं स्वीकार करता हूँ, हम कोई साधु संत तो थे नहीं, बिल्कुल, लेकिन हम बदमाश नहीं थे जी हम ऐसे एलिमेंट में कभी शामिल नहीं हुए जो न्यूसेंस करता है, अपराध करता है या गुनाह करता है। जी हाँ, अपने स्वाभिमान, अपनी हैकड़ी, वो तो आज भी मौजूद है, कल भी थी, कल भी रहेगी। समझे नहीं? चाहे किसान का खेत हो जी और चाहे हल चलाने की बात हो, मैं किसान के बैलों के हल से लेकर हेलीकॉप्टर तक चलाना जानता हूँ। जी, आपने हेलीकॉप्टर उड़ाया है? हाँ, उड़ाया। जी जी तो कुल मिलाकर के उस तरह की जिंदगी जीने का ये शौक है हमारा। जी मतलब विरोधों का सामना करना, जी अन्याय की खिलाफत करना, जी और उसमें कई बात ऐसी हो जाती हैं कि समूह किसी अन्याय का विरोध करने चलो, किसानों की बात कहने चलोगे, विद्यार्थियों की बात कहने चलोगे, नेचुरली पुलिस लाठी लेके खड़ी हुई होगी, बिल्कुल, अधिकारी अपनी कलम चलाएगा, जी पत्रकार अपनी कलम चलाएगा। जी। तो ऐसे विरोध होते हैं। जैसे आप उस समय जैसे मैंने जिक्र किया 2010 और उसके बीच में इतना बड़ा नाम DP यादव के साथ हर कोई बैठना, हर कोई, इवन सरकार बैठना चाहती थी। मैं एक व्यापारी की बात नहीं कर रहा, मैं सरकारों की भी बात कर रहा हूँ, चाहे वो राज्य की कोई भी सरकार रही हो। उस समय में कोई ऐसा, आप बताइए, कोई एक ऐसी घटना मैं जानना चाहता हूँ कि किसी ने आपको फ़ोन करा, एक कहीं बाहर से फ़ोन बजता है कि मुझे ये परेशानी है और आप मुझे इस समस्या से निकालिए, कुछ हिडन चीज़ें हम जानना चाहते हैं। मैं बताता हूँ आपको जी। मैं जब BHU से लौटा था तो मैंने पिताजी से कहा था, जी उन्होंने पूछा आप क्या करना चाहते हो? जी तो मैंने कहा था जी मैं राजनीति में जाना चाहता हूँ। जी तो उन्होंने मुझसे मना किया। जी उन्होंने कहा कि राजनीति में अब बहुत सारे बहुत अच्छे लोग नहीं हैं। जी मैंने कहा जी अच्छे लोग अभी भी हैं, जी। पहले भी थे, जी पर मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अच्छी राजनीति करूँगा जी। और गरीबों की और मजलूमों की और नौजवानों की राजनीति करूँगा, जी। वही मेरा मन है। जी तो उन्होंने कहा कि अगर तुम नहीं मानते राजनीति करने का भूत तुम पे सवार है जी तो सुनो मेरी दो बात मान लेना। जी एक तो अगर तुम नंगे पांव भी रह जाओ जी तो राजनीति में कभी बेईमानी मत करना। जी दूसरा ये कि अगर तेरे कानों में कहीं गरीब की ये आवाज आ जाए कि उसको कोई सता रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, जी तो अपनी जान पर खेल करके भी उसकी रक्षा करने का काम। जी भाई यही हमारा मूल मंत्र है राजनीति में, जी जी कि हमने हमेशा उन लोगों की पैरवी की, उन लोगों की तरफदारी की, जी उसमें हमें हैकड़ी भी गिनी गई, हमको बहुत कुछ कहा भी गया। जी। उसी बात को, उसी फार्मूले को लेकर राजनीति में हम कहीं लड़ भी जाते हैं, भिड़ भी जाते हैं, अकड़ भी जाते हैं जी और कोशिश करते हैं, लेकिन शांति भंग करने का अपना इरादा इसलिए नहीं होता कि हम तो देश के वो प्रेमी हैं जी कि राष्ट्रहित और राष्ट्र प्रेम वो तो हमारे खून में कूट कूट के भरा है। हमारे चैनल की टैगलाइन भी राष्ट्रहित सर्वोपरि है। हाँ, तो ये बढ़ाई की बात है, अच्छी बात है, बढ़िया बात है। जी जी तो कुल मिलाकर के इसलिए देश से अलग होना, समाज के विपरीत चलना, जी कुरीतियों में ध्यान देना, अंधविश्वास को मानना, ये हमारी परिपाटी नहीं है। चलिए, जैसे आपने बताया कि उस समय पर मैंने एक सवाल वो पूछा, क्योंकि ये सवाल ना, ये सब हिडन है, सिर्फ आप ही जान सकते हैं। लोग आपकी छवि तो जानते हैं, लोग आपको मीडिया में खूब पढ़ा है, देखा है, लोगों ने आसपास देखा है। मैंने जैसे एक जिक्र किया, कोई एक ऐसी घटना कि चाहे वो अधिकारी रहा हो, चाहे मंत्री रहा हो, इवन ML, मतलब जो ताकतवर रहा होगा उसका फ़ोन जरूर आया होगा कि मैं इस मामले में फंसा हुआ हूँ, या ऐसी कोई बात है कि मुझे इससे निकालिए। मैं एक दिन स्वामी रामदेव जी से मिलने गया जी, हरिद्वार। बिल्कुल। ये कौन से सन की बात है? थोड़ा ये बात है आज से करीबन 15 साल पुरानी। 15 साल, मैं मान लूँ 2010 के लगभग। तब वहाँ मैं राजनीति में आ चुका था जी। तो लेकिन तब रामदेव जी हमको, और मैं रामदेव जी को जानता तो बहुत टाइम से हूँ। जी। जब माननीय चंद्रशेखर जी बीमार हो गए थे तो मैंने एक दिन चंद्रशेखर जी से कहा था, जी। मैं क्या जी कोई इलाज अगर ऐसा नहीं मिल रहा है तो मैं एक दिन रामदेव जी को ला करके, मतलब
रामदेव जी को ये कह रहा था कि मैं जानता काफ़ी वक्त से हूँ। जी जब वो प्रवचन करने शुरू हुए थे जी तो तभी से मैं उनको जानता हूँ, क्योंकि वो हमारे बड़े भाई महाशय राम सिंह जी के साथ में मिलते रहते, आते जाते रहते, क्योंकि हमारा परिवार शुरू से ही आर्य समाजी परिवार है जी और रामदेव जी भी आर्य समाजी शाखा के ही लोग हैं। जी तो कुल मिला करके मैंने एक दिन उनसे कहा कि जी रामदेव जी दिल्ली में आ गए। मैंने उनसे कहा कि माननीय चंद्रशेखर जी बीमार हैं, जी वो बाहर से कोई ऑपरेशन वगैरह करा के लौटे, लेकिन ठीक नहीं, क्यों मेरा चंद्रशेखर जी के यहाँ आना जाना बहुत था। जी मैं उन्हें लाइक भी करता था और उनकी बेबाकी और अपने वक्तव्य को बढ़िया ढंग से कहने का ढंग जी और गरीबों की तरफदारी करने का ढंग जी मुझे हमेशा से पसंद रहा है। जी तो खैर वो गए, उन्होंने देखा और उन्होंने जो हो सकता था वो हेल्प भी की। तो एक दिन मैं बाद में हरिद्वार से निकल रहा था तो मैंने सोचा पतंजलि का जो रोड पे बना हुआ उपक्रम है, जी यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, जी मैं कि रामदेव जी से मिल करके चला जाए। जी तो वहाँ मेरे को बालकिशन जी मिल गए। बालकिशन जी जो रामदेव जी के निकट सहयोगी हैं। बिल्कुल, करता धरता वही सीयू वगैरह वही हैं सब। हाँ, तो मेरी उनसे बात हो रही थी, वो पहले टाइम ही मेरी मुलाकात थी। जी तो मुझसे मिलने के बाद बालकिशन जी कहते हैं डीपी यादव एक बहुत बड़ा भौकाल है। जी मैंने कहा जी भौकाल जी क्या होता है, क्यों है? जी तो कहने लगे इतना बड़ा नाम है आप लोगों का कि सुनता है तो आदमी सोचता है कि मैं जैसे किस, मैंने जो जिक्र कर रहा था वो जो आप कह रहे हो उसी रेफरेंस में मेरे जी, को याद आ गया, जी, जैसे जी, आपने जी। पूछा ना। हाँ जी तो कुल मिला करके अब ऐसी घटनाएं बहुत सारी जुड़ी हैं जिंदगी में। जी, जैसे जी। मेरा एक दोस्त था कॉलेज का, सुभाष शर्मा, जी उसकी शादी में हम लोग गए बनारस। जी तो बनारस में सुबह के वक्त उस टाइम बारात 3 दिन रुकती थी, मतलब 2 दिन रुकती थी। जी आज गए, कल रुकेंगे, परसों वापस आएंगे विदा जी होकर। जी तो बीच का जो दिन था हम्म, उसको गांव की देहाती भाषा में तो बढ़ार बोलते हैं, जी तो जो ठहरना होता है। जी जी तो हम सुबह के वक्त उठकर करीबन 25-30 लड़के हम्म, और गंगा की नाव पे पार होकर गंगा के उस पार पहुंच गए। जी उधर कुछ लोग, बाद में एक लड़का तो एमएलए भी हो गया था, सतीश शर्मा गाजियाबाद का, जी वो भी साथ थे। जी तो वहाँ शर्त लग गई हम 5-6 लोगों में जी कि चलो गंगा को पार करते हैं। अब जो हम चूंकि खादर के रहने वाले लोग जी, हैं, जी, नदी जी, के किनारे के, जी, जी। तो तैरना तो आता है। जी तो शर्त लग गई, हम गंगा में कूद गए। लेकिन गंगा नदी में पानी तो बहुत है। बहुत ज़्यादा पानी है। अब कूद तो इस जोश में गए, नौजवान थे, बदन जी। में ताकत थी जी। और सोचते थे कि पार कर देंगे। जी बिल्कुल। लेकिन बीच नदी में जब पहुंचे जी तो पता लगा कि भाई हाथ पैर थक रहे हैं। जी तो मैंने पूछा सतीश से हाथ हिला के कि क्या करना है, पार जाना है वापस चलना है? तो मेरा मन था, मैं भी सोच रहा था किनारा बहुत दूर है जी और हम पार नहीं कर नहीं पाएंगे। कर पाएंगे। तो उसने भी हाथ का इशारा दे दिया और हम वहाँ से वापस वापस लौटे। हो लिया। तो वापस लौटने के बाद कुछ दूरी पर चलने के बाद हमारे हाथ पैरों ने जवाब देना ही ये कह दिया कि अब हम हिलेंगे नहीं। मिलेंगे नहीं। तो हम पानी में बैठने लगे। तो पहली बार मैं डूब गया, नीचे गया, जी तो नीचे जितना भी चला गया लेकिन मेरे पैर नीचे नहीं लगे जी पैर नीचे नहीं लगे। ना, मतलब इतना गहरा पानी बहुत था गहरा था ना। कि जाते जाते दम घुटने लगा। तो फिर कोशिश करके ऊपर आए, ऊपर आए। ऊपर फिर कोशिश की, थोड़ा सा सांस लिया, अब हाथ पैर हिलाए नहीं, जी। तो फिर बैठ गया। तीसरी बार जब मैं नीचे को जा रहा था तो मैंने ऊपर डूबते डूबते ऐसे हाथ हिलाया जी कि मैंने जैसे कहा हो कि भाई अब तैरा नहीं जा सकता। जी तो एक चप्पू, इत्तेफाक, कभी कभी ईश्वर जब बचाता है बिल्कुल। तो उसकी ताकत तो सब उसी के हाथ में है। तो एक चप्पू अचानक मेरे हाथ में लग गया। आगे लग गया, मैंने उसको पकड़ लिया। पकड़ लिया। और पता लगा बराबर में एक मल्लाह नाव से जो जा रहा था उसने मेरा हाथ देख लिया। डूबता हुआ देख लिया। तो लंबा करके चप्पू पकड़ा, मैं बच गया। ईश्वर की मेहरबानी है, जान बच गई। तो ऐसी घटनाएं बहुत सारी हैं कि जब जान जाते जाते बची, जी कहीं आपसी कहा सुनी में, कहीं इस तरह की घटनाओं में, जी कहीं एक्सीडेंट में। तो ऐसे हादसे कई बार हुए। बिल्कुल। जैसे आपने एक ऐसी घटना बताई, क्योंकि लोग अधिकतर आपको एक बाहुबली और इस तरीके की नेता जैसे आपने बताया छवि से जानते हैं, लेकिन उसके पीछे का जो सस्ता वो सिर्फ आप जानते हैं। और आप अच्छे तरीके से लोगों को बता रहे हैं कि लोग जो जिस तरीके से टैगलाइन दी गई, उस टैगलाइन के पीछे डीपी यादव का असली चेहरा क्या था। तो उसी क्रम में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। और उस क्रम में जैसे बहुत सारे जैसे हत्या एवं अन्य गंभीर मामलों में भी आपका नाम हमेशा जुड़ा रहा है।
तो जब नाम जुड़ा रहता है, शोहरत बढ़ती है, दौलत बढ़ती है और ताकत बढ़ती है, तो दुश्मन भी बहुत होते हैं। तो जैसे कभी आप रास्ते में जा रहे हैं या कुछ भी है, कुछ ऐसा हुआ हो कि रास्ते में कोई हमला हुआ हो या कोई आपसे हाँ, विवाद हुआ। जब मैं विधायक था तो मैं एक दिन संभल से जा रहा था जी मुरादाबाद की तरफ। जी तो करीबन मेरी गाड़ी पे कोई नहीं, तो लेकिन इत्तेफाक ऐसा था जी कि उस वक्त मैं उस गाड़ी एम्बेसडर में नहीं था। जी गोलियां चली, जी गाड़ी 2-3 हमारे पास थी, जी सिक्योरिटी भी थी, जी सिक्योरिटी जिप्सी में थी आगे। जी गोलियां चली, गोलियां गाड़ी में 6-7-8 गोलियां लगी, जी और मैं उससे पीछे वाली अपने दोस्त की बात करता हुआ आ रहा था, उसके पीछे गाड़ी में बैठा हुआ। जी तब ये नई नई मारुति चली थी। जी। तो कुल मिलाकर ऐसे मारुति की हादसे, शायद स्टीम कार रही होगी उस समय पे, वो छोटी गाड़ी थी, 800। हाँ 800। हाँ बिल्कुल। हाँ। जी तो ऐसे कई दफ़े हुए हादसे। तो कुल मिलाकर के ऐसी मुश्किलों से सामना तो राजनीति में पड़ता मतलब रहता चलता है, जब जाहिर सी बात है नाम बड़ा होता है है। तो हाँ इन जी, हाँ। चीज़ों का सामना और करना। इनकी तकलीफ हमेशा ये रही जी कि जैसे जो आपने नाम लिया ना कि एक हैकड़ी का वातावरण जो बना, जी कि उसमें फिर बदले की राजनीति शुरू हो गई। बिल्कुल। बदले की भावना से राजनीति तो आज भी हो रही है, जी कल भी थी, हो सकता है आगे आने वाले दिनों में जो होनी नहीं चाहिए। तो उस लिहाज से कहीं हमारे स्टूडेंट की, विद्यार्थियों की, कहीं किसी को थोड़ी परेशानी हुई तो पता लगा 10-15 लोग, चूँकि हमारा तो उसमें हमारा नाम भी दे दिया गया, हम भी 307 के मुलजिम बन के मेरठ पहुँच गए। बिल्कुल। तो ऐसे हादसे कई होते हैं। जैसे अभी पिछले दिनों ही एक राजनीतिक व्यक्ति की, हालांकि हमारी कोई रंजिश नहीं, जी कोई कहा सुनी नहीं, हमारा क्षेत्र भी एक नहीं, जी एक महेंद्र सिंह भाटी थे विधायक यहाँ के, बड़े बिल्कुल अच्छे उसी, मजबूत लोग। बिल्कुल। तो उनके ही एक उसमें हमारे ऊपर एक केस लग गया, जी और केस लग करके मेरे को मतलब कई नहीं, साल आखिर तक महेंद्र सिंह भाटी से आपका क्षेत्र भी नहीं है, वो आपको जोड़ा क्यों गया? आखिर वो कौन लोग थे जो आपको इस केस से जुड़वाना चाह रहे थे? देखिए, हर ताकत का विरोध होता है। बिल्कुल, ये तो पहले से चला हम रहा भी उभरती हुई ताकत थे। है। जी अब हमको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वैसे भी किसी यादव जाति के आदमी का राजनीति में वर्चस्व कभी रहा ही नहीं है, जी और जिस तरीके से हम उभरते चले जा रहे थे, तो हमारे, ये बाद की घटना है हालांकि, जी भाई मेरा माननीय मुलायम सिंह जी का मतभेद क्यों हुआ? जी वो इसीलिए तो हुआ, एक नाम, बड़ा चर्चित नाम, वो अमर सिंह जी का जो आया, जी कि अमर सिंह जी का जब निकट संबंध मुलायम सिंह जी से बना, जी तो अमूमन ये राजनीति में होता है कि नया आने वाला राजनीतिक व्यक्ति पुराने सर्किल को दूर हटाने का काम करता है, जी। कि किसी तरह इस लोगों से बीच में से हटा मतलब करके जो उनके साथ ही रहे होते हैं, सबसे पहले उनको दबा कुचला उनको जाता दबा। है, तब वो अपनी अच्छा, जगह बना पाते हैं। मैं ऐसा व्यक्ति था कि जिसके बारे में सोचा जाता था कि मुलायम सिंह को पूरी ताकत डीपी यादव देता है, जी पैसे की भी ताकत देता है जी और वैसी ताकत भी देता है लोगों की, जी। और इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, जनवल धनवल दोनों देते थे, कि ये जब कहा मुलायम जाता है। सिंह जी ने पार्टी बनाई, जी तो पश्चिम को लेकर के वो आशंकित थे जी कि यहाँ उनका जनाधार बनेगा या नहीं बनेगा, जी और एक जाति विशेष को लेकर वो ज़्यादा, जिन लोगों से थोड़े मतभेद थे, जी। उनको ज़्यादा आशंकित रहते थे वो, जी कि भाई ये लोग साथ देंगे, वो पश्चिम उत्तर प्रदेश के ताकतवर जाति है। जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के मैंने कहा, नेताजी ये बात नहीं। उन्होंने एक दिन मुझसे कहा, उन्होंने एक रथ बनवाया था जी। दिल्ली में, कि डीपी ये तो रथ को निकलने नहीं देंगे, इन्होंने तो डिक्लेयर कर दिया हिंडन के पुल पे आग लगा देंगे। जी मैंने कहा जी क्यों आग लगा देंगे? तो एक दिन मुलायम सिंह जी रात को करीब 12 बजे गाड़ी लेके मेरे से मिलने पहुंचे। जी लड़के ने बाहर से आके बताया नेताजी आए हैं। जी मैं बोला नेताजी आए इस वक्त? जी। तो उन्होंने कहा हाँ जी। तो मैं उठ के गया, मैंने खुद देखा तो एम्बेसडर, वो आपके घर पे आ गए थे? हाँ जी नेताजी बैठे थे। जी। मैंने कहा नेताजी क्या बात है? कौन से सन की बात रही होगी ये बात रही होगी 92 या 90। उस समय समाजवादी पार्टी का गठन हो चुका हाँ, था? हो चुका था। बिल्कुल ठीक है। फिर तो मैं नेताजी को लेके गाड़ी में से और बैठा जा करके जी ड्राइंग रूम में, तो मुझसे बोले कि डीपी तुझे कुछ पता है? जी मैं बोला जी नहीं। कहने लगे ये रथ जो हमने बनाया है, जी क्रांति रथ, जी इसको तो लोग आग लगा देंगे जब जी। निकालेंगे। मैं बोला जी आग क्यों लगा देंगे? जी कहने लगे तो डिक्लेयर कर दिया लोगों ने। जी। उन्होंने एक जाति विशेष का नाम हाँ लिया। बिल्कुल, वो घटना याद है मुझे। तो फिर? मैंने कहा जी आप निश्चिंत रहिए, जी कोई आग नहीं लगाएगा, जी कोई नहीं छेड़ेगा इस व्यवस्था
हमारे साथ जनता है, पब्लिक है, नौजवान है, विद्यार्थी हैं, सब है। जी तो ऐसा कोई घटना नहीं होने देंगे। और जब हमने रथ निकाला तो उन्हीं जाति के गांवों में जी, मैंने मुलायम सिंह को 16 जगह सिक्कों से टलवाया। मतलब जिन जिन गांव लोगों की विरोध आशंका ये थी कि ये विरोध करेंगे, वो जिन्होंने ये तक कहा था रथ जला देंगे, हाँ, वही लोग सिक्कों से तोल रहे उन्हीं थे। लोगों के गाँव में। जी और गुलावटी का शहीद स्मारक है जिस जी पे आज़ादी के वक्त में 6-7 लोगों को फांसी लगी थी। जी तो शहीद रथ पे ले जाके हमने रथ खड़ा किया, उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी। जी वहाँ के भाषण में जी मुलायम सिंह मेरे से कहने लगे माइक से अलग हट के, जब भाषण खत्म हो गया, जी कि ये तो कमाल हो गया, ऐसा तो सोचा ही नहीं था मैंने जी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इतना भारी जन समर्थन और इन गाँवों में हमको सिक्कों से तोला जाएगा। जी। तो ऐसी घटनाएं होती रहती हैं राजनीति में। नहीं, बिल्कुल, जैसे आपने कहा, जैसे आपने ये भी दिखाया कि नेताजी एकदम अचानक आपके घर आते हैं। जी, नेताजी से आपका इतना गहरा जुड़ाव भी था, लगाव भी था, फिर अचानक ऐसा क्या मतलब होता है? दूसरी बात जो मैं कह रहा था, जी जी जी, वो यही बात कह रहा था कि इस बीच में हमारी माननीय अमर सिंह जी की एंट्री, मतलब अमर सिंह की एंट्री होने के बाद आपका ये आपसी विवाद जो है बस चालू हुआ मेरा था। ये हुआ कि भाई इसको कैसे मुलायम सिंह से अलग किया जा सकता जी है, क्योंकि दूसरे का वर्चस्व तो तभी स्थापित होगा जब पहला वाला जगह छोड़ेगा। जी, हम मुलायम सिंह जी के साथ थे, उस रूप में थे। मतलब आपको नेताजी एज ए सबसे बड़ा सलाहकार के साथ साथ सबसे बड़ा सहयोगी मान हाँ, चुके रहते थे, हम सहयोगी थे ही उनके। बिल्कुल। और वो उनके लिए जैसे अमर सिंह की एंट्री होने के बाद वो उन्हें बर्दाश्त नहीं भाई था। इलाहाबाद में जब दंगे हुए जी तो नेताजी ने अपना स्टेट प्लान दे करके मेरे को भेजा कि जाकर देखो, पता करो, जांच करके बताओ कि इलाहाबाद में दंगे क्यों हुए, क्यों हुए हैं? हिंदू मुस्लिम कुछ हो गया था ऐसे। जी जी। तो मतलब इतना विश्वास करते थे। नहीं, तो जब इतना विश्वास करते थे तो मैं क्या बताता हूँ जी रीजन। जी जी तो मैं तब कुछ दिनों के पहले की बात है, जी। ये बात बीच में थोड़ी सी, बीच में आपको इसको समझना सोचना पड़ेगा जी कि मैं बीच में इस फासले को लेकर के हम 5 लोगों को, जी बालेश्वर यादव जी, डीपी यादव, वो अपना लालता प्रसाद जौनपुर, जी और 2-3 एक हमारा दोस्त था शौहरा से राणा, अशोक, जी एक शर्मिंदर त्यागी, जी इन लोगों को हमको पार्टी से मुलायम सिंह जी ने किसी बात पे आ गए, पार्टी के अध्यक्ष के कहने शिकायत पे जी हमको थोड़ा दूरी बना दी थी, अलग कर दिया था। और ये भी कह दिया था कि भाई इस बार देखेंगे, तुमको लड़ाना ही लड़ाना। जी एक तरह से जैसे पार्टी से हम अलग कर दिए गए। जी तो हमने अपनी एक मीटिंग लगा दी लखनऊ के स्टेशन से उतरते, रविंद्रालय पड़ता है कॉलेज के साथ में, जी बहुत बड़ा एरिया फील्ड है वहाँ। जी तो हमने वहाँ पे कॉल कर ली एक मीटिंग। तो उसमें कानपुर के, बाराबंकी के, सीतापुर के और आजमगढ़ तक के जी नौजवान जो है, जी करीबन 10,000 नौजवान वहाँ जी इकट्ठा हो गए मीटिंग में। जी तो क्या हुआ कि माननीय कांशीराम जी जी और मायावती जी जी उसमें आ गए। उन्हें पता लग गई थी कि ग्रुप मुलायम सिंह से अलग हो गया, जी। और तब इनकी पार्टी बढ़ रही थी धीरे धीरे। बसपा का उठान हो रहा था उस समय पे। तो बाहर से आके किसी ने बताया कि वो माननीय कांशीराम जी, वो बहन जी, मायावती जी आए। जी, अच्छा, नेचुरली बड़े नेता तो इज्जत अरे तो दी जाती। जाहिर सी बात है। तो हम उन्हें लेके गए, बैठाया उन्हें, तो उन्होंने प्रस्ताव हमारे सामने रख दिया जी कि भाई तुम लोग ऐसा करो, जी हमारे साथ आ जाओ। जी, हम पे भी राजनीति का जुनून तो सवार था, जाहिर सी बात है। और गरीबों की, नौजवानों की बात करते थे। हम खुद निकल के गए थे कॉलेजों से। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर हम, तो उस वक्त मैं बीएसपी के साथ था जी और संभल से सिटिंग लोकसभा में था। जी तो अमर सिंह जी ने क्या खेल खेला, जी मेरे मुलायम सिंह जी के आपसी रिश्ते सहज हो चुके थे। जी बल्कि उस बीच में मुलायम सिंह जी, राम गोपाल जी, शिवपाल जी, शफीकुर रहमान वर्क, बलराम यादव, जनेश्वर मिश्र, जी ये सब मेरे मंच पे आके हमको पार्टी में शामिल करा गए थे। जी 15 बलवंत राय मेहता लेन मेरा एमपी हाउस था जी दिल्ली में। जी तो ये एक अजीब सी घटना हुई। तो अमर सिंह जी ने इसका पूरा फायदा उठाया। जी। और जब लोकसभा नॉमिनेशन के 2 दिन कुल बाकी रह गए, जिस समय ये स्टेज पे आपका शायद अनाउंस भी किया था, ये हाँ, टिकट के लिए कि आप तैयारी करिए। जी हाँ जी। जी जी
तो यहाँ मेरे बड़े भाई के साथ एक दुर्घटना हो गई जी और उनके पीछे चंद्रशेखर जी, मुलायम सिंह जी गाजियाबाद आए। जी तो करीबन 10,000 लोग पार्क में मौजूद थे जी उस शोक सभा में। जी तो मुझसे ये कहा गया नेताजी ने कि भाई लोगों को एड्रेस करके जी कि भाई डीपी यादव से ये कह दो कि वो जी। परेशान ना हो और निराश ना हो, जी हम उनके साथ हैं और हम उन्हें चुनाव भी लड़वाएंगे, उनका साथ भी देंगे। साथ भी देंगे। ठीक है जी। जी उसके ठीक 2 दिन बाद क्या होता है, जब 2 दिन कुल बाकी रह गए नॉमिनेशन में, जी तो मुझे अचानक से पता चलता माननीय है। अटल जी का फोन, सॉरी पीएम हाउस से फोन आता है। जी पीएम हाउस से फोन, मेरे पीए ने आके बताया जी पीएम हाउस से फोन है। जी तो मेरे लिए तो एक बड़ी बात भाई, पीएमओ से बड़ी फोन अचानक नहीं, जाहिर सी बात क्यों है। आएगा। तो मैंने कहा लाओ, तो मैंने उससे, लड़का था ठाकुर एक अरविंद, जी वो मेरा पीए था, जी, श्रीचंद जी। यादव यहाँ का आजमगढ़ का वो पीए था। जी तो मैंने फोन लिया तो सामने से आवाज आई। आवाज आई, इनकी जो अपने अटल जी के दामाद थे, वो शायद रण, क्या नाम था, भट्टाचार्य करके थे शायद उस समय। हाँ, उनकी आवाज आई तो मैं उन्हें पहचानता था, जी रंजन। रंजन भट्टाचार्य, बिल्कुल। हाँ। जी जी तो मैंने कहा रंजन भाई बोल रहे हैं? उन्होंने कहा हाँ डी भाई मैं ही बोल रहा हूँ, अटल जी बात करना चाहते हैं। जी तो मेरे लिए दूसरी बात थी, प्राइम मिनिस्टर बात करना चाहते हैं। जी जी तो मैंने फ़ोन लिया, मैंने कहा सर क्या आदेश है। तो सामने से आवाज़ आई, अरे भाई यादव जी, चुनाव तो लड़ना चाहते हो, तुम्हारी सीट पे तो सुना है मुलायम सिंह ने नॉमिनेशन कर दिया। जी तो मैंने कहा कि अटल जी अंधे को क्या चाहिए 2 आँख, हमें तो एक भी मिल जाएगी तो गुजारा हो जाएगा, गुजारा हो हमारे जाएगा। सामने तो अंधेरा ही अंधेरा था। अंधेरा ही अंधेरा समझ में, क्योंकि 2 दिन नॉमिनेशन में हाँ बचे जी, हुए हाँ जी। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम पीएम हाउस आ जाओ। हैं। जी मैं वहाँ से निकल के तो पीएम हाउस गया मैं, तो हम 4 ही लोग टेबल पे थे, मैं, अटल जी, रंजन जी जी और उनकी बेटी अटल जी की जो। जी जी तो मुझसे कहा गया कि उन्होंने रंजन कहा कि रंजन, और उनको सुषमा स्वराज को फ़ोन करो जी कि डीपी यादव एयरपोर्ट पहुंचेंगे, इनको हवाई जहाज दे दें। सुषमा स्वराज उस समय क्या शायद सिविल एविएशन मिनिस्टर थी, उड्डयन मिनिस्टर। यस मिनिस्टर। जी जी तो खैर मैं वहाँ से, बल्कि ये अशोक प्रधान भी मुझे वहीं मिल गया जो नोएडा से MP नोएडा था। से जो एमपी थे। हाँ, ये पुराना हमारा मतलब जानने वाले लोग जी हैं। तो मैंने कहा अशोक क्या लखनऊ तक चलना है? हम्म तो जब उसे भी ये पता लग गई थी कि लखनऊ इसलिए जा रहा है, अटल जी ने मुझे बता दिया था कि वहाँ राजनाथ सिंह और कल्याण सिंह मिलेंगे तुम्हें। जी उस समय तत्कालीन सीएम कल्याण सिंह थे और राजनाथ सिंह शायद पार्टी के अध्यक्ष पार्टी अध्यक्ष थे। जी जी तो मैंने कहा ठीक है जी। तो अशोक को मैंने साथ लिया जी और हम हवाई जहाज में बैठे वहाँ लखनऊ पहुँचे। तो लखनऊ हमको राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह जी दोनों वहाँ पर कालिदास मार्ग पे मिले, मुख्यमंत्री के बंगले पे सीधे गए हाँ होंगे आप। सीधे। जी तो उन्होंने कहा कि आइए, चाय पानी पी, बैठी और हमारे हाथ में एक लिफाफा थमा दिया गया कि ये आपका AB फार्म है। अच्छा, मतलब नॉमिनेशन का पहले से तैयारी सब थी, हाँ, क्योंकि फोन पहले चला गया तैयार होगा। था सबसे जी तक। समझ गया। जी क्योंकि अटल जी ने कह दिया पहले था से कह मुझसे दिया होगा कि भाई हमारी पार्टी तुमको उम्मीदवार बनाना बना रही है। चाहती है। तो मैंने भी हाँ की एकदम से, बिल्कुल, क्योंकि मेरे सामने तो रास्ता भी तो नहीं रास्ता था। ही नहीं था दूसरा। खैर वहाँ से लिफाफा लेके हम तो जाते जाते हमसे ये लोग कहने लगे, माननीय कल्याण सिंह जी, राजनाथ सिंह जी, भाई नॉमिनेशन ऐसा ही होना चाहिए जैसा मुलायम सिंह ने किया। जी मैंने कहा जी एक दिन बाकी है बीच में, अब इतना बड़ा नॉमिनेशन, नेताजी तो बड़े नेता हैं भाई, जी। उन्होंने चारों तरफ से, खैर फिर भी जी हमने बहुत अच्छा नॉमिनेशन किया। मैंने वहीं से पंजाब के दोस्तों को, राजस्थान, मेरी सब जगह मतलब वो पार्टी। नॉमिनेशन शायद ये सुना जाता है कि उसमें इतनी भीड़ पहुंच गई थी हाँ जी, कि पूरा बंद हो गया था, वो रोड जाम हो गया था। रोड जाम हो गया था। जी मुझे भी इस घटना हाँ जी, मैंने हाँ जी, स्टडी हाँ की जी। हुई है। जी जी तो और फिर चुनाव शुरू हुआ। जी तो चुनाव तो आप लोग तो मीडिया के लोग, आप लोगों को पता होगा जी कि उस सरकार क्यों गिराई गई थी। जी जी बिल्कुल। वो इसीलिए गिराई गई थी कि आखिरी मीटिंग में करीबन रहरा के मैदान में 1 लाख लोग मौजूद थे, जब माननीय कल्याण सिंह चुनाव के उसके आखिरी दिन, जी जो चुनाव कंपेनिंग का होता है, जी लास्ट कैंपेनिंग का जो लास्ट दिन होता- कंपेनिंग और लास्ट टाइम करीबन 4 बजे जी वो माइक पे खड़े थे और मुझसे ये कहते, जब उन्होंने भाषण दे दिया तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। जी ऐसा भाषण, इतनी हैकड़ी का भाषण तो हमने सुना ही नहीं था। जी कभी कभी मुलायम सिंह बोलते जरूर थे हाउस में या बाहर, मैं तुम्हारी पोल खोल कर रख दूंगा, भाई इतना ही कहते इतना थे। ही कहते थे, लेकिन कल्याण सिंह तो उससे बहुत आगे पहुंच आगे गए। बोलते थे। तो जब ऐसा दे दिया तो मैंने कल्याण सिंह से कहा, मन की जी ये क्या कह दिया? कहने लगे DP आज हम
राजनीति पे नहीं, रणनीति पे भाषण देके चलेंगे। अच्छा, तो उन्होंने कह दिया था कि देखो भाई, जो लोग इस सपने को लेकर के आए कि हम बूथ कैप्चर करके और इस तरह वोटों को डलवा देंगे, तो अपना पता अपनी जेब में डाल के लाना, जी ताकि उनको घर पहुंचा दिया जाए। बिल्कुल। तो एकदम माहौल ही बदल गया सारा का सारा। तो कुल मिला करके वो चुनाव वोटिंग से 2 दिन पहले, मतलब जैसे कल का दिन खाली है, परसों वोट होगा, वोट होने हैं। आज शाम को सरकार गिरा दी गई उत्तर प्रदेश की। जी वो क्यों गिराई गई थी सबको पता है, वो सिर्फ मुझे हराने के लिए गिराई गई थी। मतलब सरकार इसलिए गिराई गई थी जिससे कि वो कि सीट- आप सीट जीतने जा रहे थे, जी वो हाँ। सीट जीत ना पाए। जी हाँ, जी हाँ, जी। अब ऐसे करतब हमारे वहाँ से अमर सिर्फ सिंह, एक ही आदमी काम, मैंने जैसे जिस तरीके से कहा भी था कि उनको तो एक स्तंभ ही अलग चुन दिया गया था। खैर, ये सब घटनाएं आपसे हमेशा जुड़ी रहती हैं क्योंकि ये लोग सब जानते ही हैं। अब उसी दौरान पर जैसे ऐसा, क्योंकि आपने अपनी पार्टी का गठन किया था, जी उस पार्टी का गठन के दौरान पे सब जानते हैं, क्योंकि अधिकतर हमने भी नज़दीकी से देखा है कि आपकी जब चुनावी कैंपेनिंग होती थी, जहाँ भी जाते थे आप हेलीकॉप्टर से जाते थे। आपने संभल का क्षेत्र छोड़ के बदायूं क्यों चुना? और बदायूं में आप जाने के बाद बदायूं में लोग आज भी आपके लिए एक, कहते नहीं है, एक वो शब्द भी हटा देता हूँ कि जो शब्द का मैंने जिक्र किया था, ब्रांड के नाम से जानते हैं। मैं एक नया नाम देता हूँ कि ब्रांड के नाम से जानते हैं कि डीपी यादव एक ब्रांड है। बदायूं में फिर मेरे को लड़ाया जी काशीराम जी ने, जी मायावती जी ने। जी तो फिर बदायूं का चुनाव हुआ। जी फिर मैं राज्यसभा में चला गया। जब मैं लोकसभा हार गया, जी तो फिर मेरे को बीजेपी के सहयोग से, जी। हालांकि बीजेपी की वोट तो 6-7 ही जी आई थी जो कोटे में उन्होंने राजनाथ सिंह ने बांटी थी, जी लेकिन हमारे साथ जो एक फैक्टर वहाँ यूपी गवर्नमेंट के साथ बन गया था, लोकतांत्रिक बहुजन समाज पार्टी का, जी 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 तो उसके जो लोग थे वो सारे मिनिस्टर सब हमारे साथ आ गए थे। बिल्कुल। मैं उसका अध्यक्ष बन गया था। तो कुल मिला करके हमको वो वोट मिला करके राज्यसभा में आने का मौका मिला। जी जी और राज्यसभा में आने के बाद तो हमने ये नहीं सोचा कि राज्यसभा में आ गए तो हम आराम करेंगे ना, हम तो दिन रात पब्लिक के लोग हैं, जनता के लोग हैं, जी उनके बीच घूमते रहते हैं, उन्हीं को सुनते रहते हैं, उन्हीं का काम करते रहते हैं। तो उस लिहाज से ये जो आप कह रहे हैं कि चाहे बदायूं हो, चाहे संभल हो, चाहे बुलंदशहर हो, चाहे गाजियाबाद हो, चाहे नोएडा हो, जी ये जो जुड़ाव लोगों का मिला, जी उनके साथ से तरफदारी मिली हमको, जी वो आज भी कायम है। जी मैं जानता हूँ कि आज भी अगर डीपी यादव आवाज़ देगा जी। तो उत्तर प्रदेश में लाखों नौजवान कहीं भी इकट्ठा हो सकता है। मतलब जहां आप जाते हैं कारवा खुद बनता चला जाता है, ये हाँ, सबको पता वाले की है। मेहरबानी। लेकिन जैसे बदायूं जैसे आपने चुना, बदायूं जब गए तो बदायूं में सबसे पहले लोकल में वहाँ पे ऐसे कौन कौन से नेता थे जिन्होंने डीपी यादव से अपनी नजदीकियां बढ़ा के अपने आप को बढ़ाना चाहता, या जिनकी आगे के लिए पृष्ठभूमि तैयार हुई थी? देखिए, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, वो बुरा मान जाएंगे, मौजूदा में भी वो विधायक और दूसरे लोग हैं, जी तो उन्होंने जिनको हमने साथ दिया, आगे लेके आए, जी अब वो स्थापित भी हो गए। जी जी हालांकि बदायूं आज भी जिला पंचायत में हमारा ही बिल्कुल आपके भतीजे परिवार की से बहू है। जी जी और मतलब इसी तरीके से उससे पहले भारत सिंह MLC, जी जी बिल्कुल, वो वो भी भी आपके हमारे परिवार से से हैं। हैं, तो जी वो भी थे। तो इस तरह का माहौल तो वहाँ हमेशा रहा है, आज भी है। जी जी क्योंकि राजनीति में आने के बाद जब मैं बदायूं के गरीब लोगों से मिला, जी मेरी जो पत्नी है वो भी वहाँ से MLA बन गई बिल्कुल थी MLA बिसौली रहे से, हैं। जी तो वहाँ के लोगों ने मेरे सामने प्रस्ताव रखा जी कि हमारा यहाँ का गन्ना जो है जी वो दलाल लोग मतलब ले जाते हैं, 100 रुपये कुंटल में लेके चले मतलब जाते खरीदते हैं। हैं, जी और हम यूं के यूं ही गरीब रह जाते हैं। जी जी बिल्कुल। तो मैंने उनसे वादा किया कि भाई अगर मेरी बात चली जी और मेरा समय ने साथ दिया जी तो मैं आपके इस गन्ने की समस्या को दूर करूंगा। बिल्कुल। और मैंने 2 चीनी मिल, जी एक यदु शुगर मिल गंगा के इस पार, जी एक शेरवानी जी से मैंने बाद में खरीदा, शेरवानी जी भी बड़े कद के नेता थे जी कांग्रेस जी के, जी। तो उनका मिल भी मैंने ले लिया। ये शायद बुलंदशहर नीचे जो एरिया कौन सा वहाँ पे है, एक आपकी और एक है बिसौली में आपकी। एक बिसौली में, एक कासगंज में। एक कासगंज में, हाँ जी, बिल्कुल हाँ जी, जो नया जिला बना है, बिल्कुल कासगंज एक आएगा। गंगा के इस पार, एक एक गंगा गंगा के इस पार। भाई गंगा पवित्र नदी है, जी, इस देश के लोग तो गंगा माँ कह करके, बिल्कुल। और माँ भी इसलिए कहते हैं कि जो हमें खाने को पैदा करके हमारी धरती को, हमारे वातावरण को, हमारे एनवायरनमेंट को जी बेहतर और पवित्र बनाती हो, जी जी वो माँ बिल्कुल हो सकती है, माँ को कहना ही चाहिए। बिल्कुल सही बात। तो कुल मिला करके इस तरीके से मैंने वहाँ लोगों को रोजगार दिया। अब आपको जानकारी दे देता हूँ
कि जहाँ गरीबों की टीस हमारे मन में नहीं होती तो हम ऐसे काम नहीं करते। जी आज करीबन 15,000 बच्चों को मैं शिक्षा देता हूँ जी और ऐसे स्कूल हैं, उनमें सीबीएसई बोर्ड के भी स्कूल हैं जी कि आप जिसका अंदाजा नहीं लगा सकते। आज भी मेरे सीबीएसई बोर्ड के स्कूल में मात्र 800 रुपये में बच्चा पढ़ता है, जबकि आपके नोएडा में ही 5,000 10,000 से नीचे कोई स्कूल 5,000 से नीचे फीस नहीं है जी और एडमिशन पर डोनेशन है। डोनेशन, और उसके लिए भी डोनेशन के बाद भी पैर भी चाहिए डोनेशन दिलाने के लिए। जी हाँ, हम उस बच्चे को काबिल बनाना चाहते हैं जो नंगे पैर आज भी खेतों में घूम रहा है जी और जिसके पास शिक्षा नहीं है, जो गरीबी से वाबस्ता है, जी उसको काबिल बनाना चाहते हैं। इसलिए हमारे उन स्कूलों के बच्चे आज कोई इंजीनियर है। जी एक लड़की मेरे को मिल गई थी अभी अयोध्या में, जी अनुराधा नाम था, कुछ नाम था उसका। वो किसी टाइम मैंने छात्र संघ का उद्घाटन किया होगा तो उसने मेरे से कहा एक दिन आके, मैं अयोध्या हनुमानगढ़ी में गया था, एक वहाँ के मेन साहब ने बुलाया था, जी जी तो क्या अंकल आप मुझे पहचान रहे हैं? मैं बोला नहीं बेटे, हम कैसे पहचानेंगे आप? जी जी बिल्कुल तो उन्होंने कहा जब आप छात्र संघ के उस कॉलेज में ओथ करा रहे थे, मैं वहाँ की स्टूडेंट थी, जी। तो डीएम लग गई थी। अच्छा, तो ऐसे बच्चे निकले हैं स्कूलों से। मतलब एज ए कलेक्टर है इस समय। हाँ, तो बड़ी बात है। इंजीनियर, डॉक्टर, वकील जी उन स्कूलों से जो गरीबों लोगों के लिए खोले गए थे जी निकलते। आज भी 15,000 बच्चे मैं स्कूलों में पढ़ाता हूँ जी और 18,000 लोगों को मैं रोजगार देता हूँ अपने उद्योगों में, जी। जो हमने चीनी में हाँ लगा। आज भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री जिस समय तो लोगों के लिए रोजगार ईश्वर की मिला हुआ। मेहरबानी है कि यही मकसद है हम लोग का राजनीति में बिल्कुल कि हम शिक्षा और रोजगार पर इसलिए ज़्यादा ध्यान देते हैं कि वो अभाव में, उस माहौल में हम पले हैं, बड़े हुए हैं, आगे बढ़े हैं, उन मुश्किलों का हमने सामना किया है। अब इसमें चाहे हमको कोई माफिया कह लो, चाहे हमको कोई बाहुबली कह लो, चाहे हमको कोई और कह लो, मैं इन बातों की परवाह नहीं करता। हमें समाज का काम करना है, हमें गरीबों का काम करना है। हम उन तमाम विरोधों की दीवार ढा देना चाहते हैं जी जो बेवजह समाज में लगी हुई हैं। जी उन अंधविश्वासों को तोड़ देना चाहते हैं जो अंधविश्वास आदमी की जिंदगी को दूभर बनाता है, जी जी मुश्किल बनाता है। जी इसलिए अभियान जारी है और वो अभियान हमेशा चलता रहे। चलता रहेगा। आप लोगों की मेहरबानी ऊपर वाले की। जैसा आपने सबने सुना कि डीपी यादव को एक इस रोल में फिट किया गया पूरे यूपी यानी आसपास के राज्यों में भी कि डीपी यादव क्या है। ये आज सबसे बड़ी सच्चाई है कि डीपी यादव के असली चेहरे के पीछे कितने लोगों के काम जुड़े हुए हैं, कितने लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है, कितने लोगों के घर की रोटियां यानी कि इनसे कहीं ना कहीं उद्योगों से जुड़ी हुई हैं। हर एंगल से अलग अलग नाम देके, क्योंकि राजनीति में क्या होता है, उठता हुआ कद सबके लिए कहीं ना कहीं परेशानी का कारण होता है। और डीपी यादव के यादव नाम के पीछे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में सिर्फ एक ही यादव परिवार अपने आप को मतलब एक स्थापित कर चुका है। देखा जाए तो राजनीति में उनके परिवार से ये भी कहावत है, लिखा जाता है, हम लोग हमेशा पढ़ते भी रहते हैं, देखते भी रहते हैं कि अगर उनके घर से कोई छोटा भी व्यक्ति होता है तो वो कहीं ना कहीं पद पे बैठा होता है। तो उनको कहीं ना कहीं इसी शख्स को, इसी चीज को जोड़ते हुए मैं आप सब सवाल करने जा रहा हूं, क्योंकि आपका नाम एक बहुत बड़ा नाम है। जिन आपके नाम का सहारा लेके लोग निकल जाते थे, अरे नाम कह दिया, अरे जानते हो मैं उस गांव का हूं, अरे जानते हो मैं उनके साथ रहता हूं, दिखाया, फोटो दिखाया और निकल लिए। तो एक बढ़ते हुए नाम को नेताजी के साथ, जैसे आपने बताया अमर सिंह ने, क्या नेताजी कान के कच्चे थे? वैसे हर जगह करीबन हर समाज में होता है। यहाँ भी नोएडा में भी कई हमको सब इंस्पेक्टर फ़ोन करते हैं, साहब ये मोटरसाइकिल वाला लड़का रात को शराब पिए जा रहा है, आपका नाम ले रहा है जी, और इस पे कागज भी नहीं है जी। तो मेरे को कहना पड़ता है गांव के अरे गाँव समझा का दो है। इसे, कह दो आगे थोड़ा से डांट गलती टपट ना देना, करे भेज दो। बस। तो ऐसी चीज़ें लोगों के साथ जुड़ती हैं। क्यों न्यूसेंस करने वाले भी तो कुछ लोग इस ताक में बैठे रहते हैं, कौन से मौके का फ़ायदा उठाया मौके जाए। का फायदा मिले। और मीडिया में भी कई लोग, अब कई जगह कई बातें सुनता हूँ, लोग हमें बताते हैं, कई लोग ऐसा कुछ कहने आ जाते हैं, कुछ दलाल तरीके के लोग हैं जी जो उनसे कई लोग मीडिया में कुछ बाइट भी ऐसी ले लेते हैं। अभी पिछले दिनों में एक सुन रहा था, मेरे को किसी ने सुनाया था, वो जी किसी मीडिया में आया था मदन भैया की बात को लेके। मदन भैया विधायक है, अच्छा आदमी है, बढ़िया आदमी नहीं, है। इस बयान को वायरल कराया गया था। ये मैंने भी देखा था कि एक उन्होंने इंटरव्यू के दौरान पे एक विधानसभा के अंदर जो जिक्र कर दिया था। तो ये अपने ऐसे लोग हैं मीडिया में भी कुछ जी कि जिनका काम, मैं उस शब्द का प्रयोग तो नहीं करना बिल्कुल। चाहता। देखिए हर एंगल पे हर लोग होते हैं,
लेकिन मैं अमर सिंह जैसे दौरान पे जैसे मैंने एक मतलब शब्द- महेंद्र भाटी से हमारी कोई रंजिश नहीं, जी कभी कोई दुश्मनी नहीं रही, बिल्कुल हमेशा अच्छी तरीके से राजनीति में, वो भी हाउस में थे, हम भी जी, हाउस में थे, जी। उनकी कॉन्स्टेंसी अलग, मेरी अलग, जी मैं उनको क्यों हानि पहुंचाता भाई। बिल्कुल इसी तरीके से कुछ ऐसे लोग ऐसा इधर उधर की बातें कर रहे जी। हैं कि जिनका काम सिर्फ दलाली करना और जी, कुछ जी। है नहीं। बिल्कुल तो कुल मिला के हम तो हाथ जोड़ के ईश्वर का नाम लेकर के, जी हाँ, अपने स्वाभिमान को सुरक्षित रखते हुए जी और लोगों के लिए अभावों और न्याय की लड़ाई लड़ने पर आमादा हैं, जी उसे हम लड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी और वो बात भी जो अननेसेसरी हमारे साथ जुड़ जाती हैं, मतलब जोड़ दी जाती है, हाँ, जोड़ दी जाती है क्योंकि नाम इतना बड़ा है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि उससे टीआरपी का एक एंगल भी जुड़ा होता जी है हाँ, मीडिया जी का। हाँ, तो उनका भी सामना करेंगे जी और आप लोगों से भी निवेदन करेंगे कि हम लोगों को साथ और सहारा दो, हम बढ़िया राजनीति का नहीं, इसी उदाहरण पेश करेंगे। बिल्कुल इसी एंगल पे हम आगे आएंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा कि नेताजी के बारे में, क्योंकि एक ही परिवार है उत्तर प्रदेश के अंदर के आसपास में इस समय जो सबसे बड़ा, कि उनके घर से कोई भी राजनेता कुछ भी हो वो बनता चला जाता है, क्योंकि डीपी यादव भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में दखल रखते थे शुरू से, तो कहीं ना कहीं नेताजी के नज़दीक भी सबसे ज़्यादा साथ के रहे हैं। जैसे आपने कहा भी कि जो सबसे पहले नज़दीक होता है सबसे पहले उसी को हटाया जाता है। हाँ हाँ, तो जैसे आज कहीं राजनीति में देखा जाए, अखिलेश यादव जैसे पार्टी के इस समय बहुत बड़े नेता हैं भाई, देखा जाए तो इस समय तो अगर उनका कद देखा जाए तो नंबर 3 पे राजनीति में भारत की आने लगा है अब उनका, जी जी जी, पार्टी के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि उनके पास वोटों की संख्या यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की संख्या ज़्यादा है। तो उससे अगर उन चीज़ों को जोड़ा जाए, राजनीति पृष्ठभूमि में देखा जाए, उससे कितना नुकसान आपका ये होता है कि मतलब उनको लगता है ना कि अगर डीपी यादव बाहर निकला या डीपी यादव कुछ हुआ, इस षड्यंत्र के पीछे जो आपके खिलाफ जो हमेशा रहा है, मैं उसको नाम नहीं लूंगा ना जोड़ूंगा, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगा है कि आपकी राजनीति समाप्त करने के पीछे ही कोई ना कोई आपसी मतभेद रहे हैं ऐसे? कई बार तो ऐसा आभास होता है, हालांकि नहीं, ये लोग भी कहते हैं, इसीलिए मैंने इस मंच के माननीय मुलायम सिंह जी बहुत उम्दा और बहुत बड़े बड़े नेता और हमेशा गरीबों की लड़ाई उन्होंने लड़ी। इसीलिए उनको संबोधन भी नेताजी का टैग सिर्फ उनको ही मिला था सुभाष चंद्र बोस के बाद, आज तक कोई नेताजी का टैग नहीं ले पाया। सही बात, बिल्कुल। तो अब बाद में आकर ये वातावरण जो थोड़ा चेंज हुआ, उसमें कई ऐसे ही कारण रहे या रहे होंगे जी, जैसे कि बीच में मैंने एक घटना सुनाई माननीय अमर सिंह जी की जी इसी तरीके से हो सकता है अखिलेश जी के साथ भी कुछ ऐसा एलिमेंट हो, ऐसे करता धरता हों कि जो लोग हम लोगों के बारे में उनको कुछ ऐसी फीडबैक देते हों। जी, हालांकि हम तो उनका भी भला चाहते हैं जी, लेकिन उनका भला हो, लेकिन बुराई तो हमारी भी ना हो। बिल्कुल। हम भी पब्लिक का काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, अच्छा करेंगे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि राजनीति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, मतलब तानाशाही की राजनीति नहीं होनी चाहिए और राजनीति में सबको बांट करके देख करके समझदारी से चला जाए तो ज्यादा बेहतर है। मतलब सबका साथ लेके जो विकास एजेंडा है वो मोदी जी ने कहा, बहुत बढ़िया कहा, सबका साथ सबका विकास और सब में विश्वास, इस तरीके से करके जो मोदी जी का नारा है वो एक बेहतर नारा है। आप उस चीज को मानते हैं, मतलब देखा जाए? हाँ मानते हैं, बेवजह ही किसी की बुराई करना। अब क्या बीजेपी गवर्नमेंट क्या काम नहीं कर रही है? बिल्कुल, वो भी काम कर रही है, कनेक्टिविटी है, सड़कों का है। आज के समय पे देखा जाए तो इंफ्रा इससे बीजेपी से ज्यादा इस समय सरकार से ज्यादा हुआ ही नहीं है। पहले कभी देखा जाए इंफ्रा के बहुत सारे काम ऐसे हुए हैं कि जो पहले कभी नहीं हुए थे। तो जो जिसमें अच्छाई है जी, उसको अप्रेज तो करना चाहिए, बिल्कुल, उसकी बढ़ाई, उसको सम्मान तो देना चाहिए। हाँ, जो बुराई है, जिन जरूरतों को हम समझते हैं, जिन अधिकारों की बात हम करते हैं जी, उनका संघर्ष तो जारी रहेगा, हमेशा जारी रहता ही है। उसके लिए गरीबों के लिए कोई भी आंदोलन करना पड़े तो करना चाहिए, किसानों की बात कहना पड़े तो कहनी चाहिए। नहीं, जैसे आपने एक तानाशाह शब्द का इस्तेमाल किया था, ये लोगों के बीच की एक शब्द का इस्तेमाल है कि लोग ये कहते हैं कि, अब मैं यादव परिवार को ही बोल देता हूँ कि लोग ये कहते हैं कि यादव परिवार ने राजनीति में ताकत और डर का इस्तेमाल किया था, इसलिए आप इसको कैसे देखते हैं? ये तो मतलब ऐसी पिक्चर बनाई गई आपकी। ये तो अब भी कहते हैं, हालांकि कभी ना ताकत का प्रयोग करेगा। देखिए, अगर मैं ताकत का प्रयोग करता तो जितने चुनाव भी हमने लड़े, जीते या हारे हैं, उनमें कहीं तो बल का प्रयोग होता, मतलब बूथ कैप्चरिंग होती, कोई रिपोर्ट होती कहीं ना कहीं। एक भी किसी वोट की बूथ कैप्चरिंग नहीं है और एक भी कहीं पे कोई FIR दर्ज नहीं है। तो आखिर अगर कहीं हम इस बात पे आमादा होते
तो कोई ना कोई शिकायत तो कहीं मिलती। बिल्कुल रहा ताल्लुक दूसरे उन केसों का जो मेरे पे लगाए गए, जी। उन केसों के बारे में मैं कहता हूं कि देखिए, न्यायालय बहुत बड़ी न्याय की संस्था है, बिल्कुल उसकी इज्जत इस देश का नहीं सारी दुनिया का हर सभी आदमी करते करता हैं, है, न्याय करनी से भी बड़ा कुछ चाहिए। भी, न्यायालय से बड़ा उससे- कुछ भी नहीं है। उससे बड़ी कोई बात भी नहीं है। तो आज तक डीपी यादव को तो किसी न्यायालय ने कभी दोषी करार दिया नहीं। दिया नहीं। जब न्यायालय ने दोषी करार नहीं दिया तो लोगों के अंदर पिक्चर बनाने से क्या हुआ? तो अब सवाल यही है जी कि हमने जितने भी संघर्ष किए उसमें उल्टे सीधे केस तो लगे, जी लेकिन न्यायालय तो बड़ा एक न्याय का घर है। बिल्कुल उसने अगर हमको ये कहा कि भाई इसमें तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं बनता है, तो ये तो ऊपर वाले की दया या हमारे उस न्याय की मांग का रिजल्ट है। जी जो हम न्याय की मांग देखते हैं कि हर न्यायालय से न्याय होगा, जी। तो वो हो रहा है। बहुत अच्छी बात आपने कही है। जी। एक ऐसा भी क्वेश्चन है, फिर उसके बाद 2 क्वेश्चन नॉर्मल बचेंगे। जी। एक क्वेश्चन है कि आपको लगता है जैसे आपकी ना पिक्चर बना दी गई, बहुत सारे शब्दों से इस्तेमाल आपको कराया गया, और एक मन में लोगों के जानबूझ के, चाहे वो हम लोगों की मीडिया के थ्रू ही रहा हो, एक पिक्चर से, जैसे कहा ना टीआरपी के लिए हमने शायद काम किया हो, शायद हो सकता है मैं भी इसमें शामिल रहा हूँ या नहीं रहा हूँ। क्या आपको लगता है कि यूपी की राजनीति में अपराध और राजनीति का गठजोड़ आप जैसे नेताओं ने शुरू किया है? एक कवि मन का आदमी क्या कभी अपराधी हो सकता है? ये मेरी किताब है भी लेटेस्ट, वक्त साक्षी है जी। ये किताब। कैमरा से मैं कहूँगा जरा फोकस करो इस पे। और ये वेद प्रकाश वैदिक जी ने इसका इनोग्रेशन किया था। मेरी बाकी किताबों का सभी लोगों से मैं आग्रह भी करूंगा, सभी लोगों से, अपने व्यूअर से भी कहूंगा कि ये किताब डीपी यादव जी द्वारा लिखी हुई है, इसको फोकस करके दिखाओ कि ये सब किताब में इनका पूरा संक्षिप्त इन्होंने लिखा हुआ है, तो इसको जरूर पढ़ना है सब लोगों के लिए। तो ऐसा व्यक्ति जो अपने शब्दों से जी समाज को, गरीबों को, मजलूमों को, मजदूरों को, किसानों को ताकत देने की बात करता हो, जी मेरे विचार से जी वो कभी अपराध की बात नहीं सोच सकता है। जी। और मेरी कविताएं हैं। जी पहले माननीय चंद्रशेखर जी ने जो प्रधानमंत्री थे तब भी मेरी किताबों का इनोग्रेशन हुआ है। जी ये वेद प्रकाश वैदिक जी देश के बड़े पत्रकार रहे हैं, जी उन्होंने इसका अभी वर्ल्ड एग्जीबिशन, बुक्स एग्जीबिशन जो लगी थी प्रगति मैदान में 2 जी साल जी जी पहले, बिल्कुल। ये तब किया था। तो कुल मिलाकर के मेरा कहना यह है कि हम जैसे लोग अपराध की बात तो सोच नहीं सकते। वो अलग बात है जी कि बदले की भावना की राजनीति करने वाले लोग अगर हमें उस परिधि में लेकर के हमारा शोषण करना चाहते हो, जी तो वो तो अपनी ताकत को आजमाई लेंगे। वो कल भी आजमाई गई, आज भी आजमाई जा रही है, आगे भी ईश्वर से ही प्रार्थना है कि ऐसा रूप हमको ना देखना पड़े कि जिसमें बेवजह हमको कहीं इन्वॉल्व किया जाए। बिल्कुल निष्कर्ष निकलने वाली ये बात है कि जिस तरीके से नाम, कद, पैसा, शोहरत सब कुछ बढ़ता है, और वो सब कुछ डीपी यादव के पास आज भी मौजूद है। तो जब सब ये चीज़ मौजूद होती है तो प्रतिद्वंदी हमेशा मौजूद रहते हैं, कॉम्पिटिटर हमेशा मौजूद रहते हैं, तो हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ों में विवादों से नाता है, कुछ ना कुछ जोड़ते रहते हैं। अब ये बात जो हमने करी थी ये पुराने यानी कि पिछले मुद्दों की करी थी। अब हम बात शुरू करने जा रहे हैं सिर्फ करंट अफेयर की। करंट अफेयर में अगर हम देखते हैं कि आज के समय में यूपी की राजनीति को आप किस दिशा में जाते हुए देख रहे हैं, सिर्फ मैं यूपी की बात करूंगा और सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करने जा रहा हूं। जी, आप यूपी की राजनीति को आप किस दिशा की ओर देखने जा रहे हैं? देखिए यूपी में भी काम तो हुआ है, जी जी बिल्कुल। इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, कुछ ऐसा वातावरण जैसे कि समाजवादी पार्टी की सरकारों में भी कभी कभी पैदा हो गया था। सरकार जब आती है जी तो सरकार एक ताकत का नाम है। बिल्कुल उस ताकत का नाजायज फायदा बहुत सारे लोग उठाते हैं। वो कल भी होता रहा है और आज भी हो रहा है, आज भी हो रहा है, खुल के हो रहा है, खूब हो रहा है, खूब हो रहा है। देखा जाए, जैसे मैंने क्षेत्रवाद, जातिगत भी बात करा, वो आज भी है, आज भी हो रहा है। पहले भी था, आज भी है। हाँ जी, हाँ जी। तो हर जगह होता है, ये आदिकाल से चलता आया है। जी बिल्कुल। सत्ता और शासक वर्ग के लोग, शासन करने वाले लोग, कहीं ना कहीं जरूरी नहीं है जो आदमी शीर्ष पे बैठा है वही गलती कर रहा है। नीचे वाला जो एनवायरनमेंट है जी वो उसको गलत ढंग से परिभाषित जी करके उसका फायदा उठाने का काम करता है। बहुत बढ़िया है। जैसे आपकी पार्टी है, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में तो हमेशा गठबंधन भी रहा है, राजनीति और क्षेत्रीय दलों का मतलब एक गठजोड़ भी रहता है। तो आपको जैसे क्षेत्रीय दल और गठबंधन की राजनीति में अगर देखा जाए तो आपको इन सब चीज़ों में भविष्य कैसा लगता है? देखिए, मैंने इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफ़ी मीटिंग करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आवाज़ दी है। जी
और मैं समझता हूँ कि जो समान और अच्छी विचारधारा के लोग हैं जी उनमें जरूरी नहीं पार्टी बहुत बड़ी हो, जी आदमी अकेला भी हो सकता है। जी। अकेला चलो की नीति पे भी जा सकता है। एकला चलो जैसे एक शब्द हाँ है। जी। जी तो कुल मिलाकर के उस समान विचारधारा वाले लोगों को समाज के हित में, जी राष्ट्र के हित में, देश के हित में जी चलने में कोई दिक्कत नहीं है। राजनीति एक संभावनाओं का खेल है। जी तो जिसके साथ कोई समान विचारधारा वाली काम करने की बात आएगी जी तो जरूर हम लोग भी इस कोशिश में हैं जी और दूसरे लोग भी इस कोशिश में हैं कि उसको कोई एक परिपाटी में ला करके जी। उसका कोई अच्छा रूप बना करके राजनीति को दिशा दी जाए। बहुत बढ़िया बात है। एक दो सवाल बचे हैं, तो जी। दो सवालों में एक सवाल ये है, क्या आप मानते हैं, क्योंकि आपको शब्द भी दिया गया था, क्या आप मानते हैं कि इस समय बाहुबली नेताओं का दौर खत्म हो रहा है और जनता अब विकास पे वोट दे रही है? देखिए, बाहुबली, मैं तो हनुमान जी को मैंने कहा था कि बाहुबली शब्द हनुमान जी के लिए मतलब आप पढ़ा है ताकत, यानी कि आप उस हनुमान जी के उपासक भी हो सकते हैं शब्दों हाँ, में देखा जाए। उपासक हैं हम जी तो जी अपनी बिल्कुल। पुरानी संस्कृति को मानते ही हैं। जी जी हम तो आज भी वेद मंत्र हमारे एक नहीं, मेरे 20 वेद मंत्र तो मेरे मुझबानी याद हैं। जी तो कुल मिला करके देखिए, सत्ता पक्ष से ताकत का प्रादुर्भाव कभी नहीं रहा है। जी बिल्कुल। सत्ता तो नाम ही ताकत का है, जी लेकिन ताकत का दुरुपयोग ना हो, सदुपयोग हो, जी पब्लिक के हित में, लोगों के हित में। जी हमारी चाहे वो आज करोड़ों की संख्या में माता बहनें हों, चाहे जी। किसान हों, चाहे नौजवान हो, चाहे विद्यार्थी हों, उन सभी के हितों की बात होनी चाहिए। जी। इसके अलावा आप बताएं क्या। नहीं, आपने जैसे बिल्कुल सही सवालों का सही जवाब जो है। एक लास्ट क्वेश्चन फायरिंग क्लोज के साथ करेंगे हम। तकलीफ जब होती है जी कि जब बेवजह की, मैं तो यहाँ नहीं था, जी एक पॉलिटिकल केस के सिलसिले में जेल में था। जी तो जब दिल्ली के दंगे हुए थे जी तो मैंने बैठे बैठे अपनी कविता में एक में लिखा है, जी। उसके दो शब्द आपको सुना बिल्कुल देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। दिल्ली के दंगों के बारे में लिखा था, ये कौन मरा ये किसका लहू, शकल तो कुछ पहचानी है, जी। ये कौन दोस्त है या दुश्मन, जी। लगता तो हिंदुस्तानी है। वाह, बहुत बढ़िया बात है। तो ये कविता थी, इस शख्स की कुव्वत तो देखो, जख्मों से लहू टपकता है, जी ये शक्ल भयानक, धुआं धुआं सीने में सांस अटकता है, जी क्या पता कैसा उन्माद है ये, जीवन का पता खोने को है, जी आंखें तो खुली हैं अचरज में, जी। लगता है जीवन सोने को है। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। ये अग्नि क्यों प्रचंड सी है, क्यों मौत नाचती सड़कों पर, जी दीवार पे खून के धब्बे हैं, मुस्कान है कुछ के अधरों पर। बहुत बढ़िया। तो मेरे कहने का मतलब है, वक्त ने जब भी आजमाया, बहे तो सही पर जमे रहे, जी तपती ज्वाला की लपटों में, जी घायल तो हुए पर चलते रहे, जी गाता चल हिम्मत के नगमे, जी आकाश परिंदा गाता है। जी। तो ये कविताएं मैंने लिखी हैं इस किताब में, अचानक खुल गई तो ये मैंने आपको बहुत सुना दी। बढ़िया बात है। जैसे तो जीवन आपने उपयोगी कविताएं दी हैं, किताब का नाम भी मैंने बताया। हाँ, अब आखिरी पोजीशन आप कर रहे थे तो आखिरी क्वेश्चन सिर्फ ये है कि क्योंकि आप राजनीति में हमेशा इंटरेस्ट किया, राजनीति में ही हैं, राजनीति में सक्रिय रहते हैं, 2027 का विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या योजना है और क्या हम आपको मैदान में सक्रिय रूप में देखेंगे? निश्चित तौर से हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। हमारे करीबन उत्तर प्रदेश में जी 100 से ज़्यादा साथी ये कह रहे हैं, जो नौजवान भी हैं, काम करने पर आमादा भी हैं, जी कि हम समाज के बीच खड़े होकर के जी और एक अच्छी विचारधारा के साथ इस प्रदेश को और ताकत देने के जी, लिए, जी। और मजबूत बनाने के लिए, जी और विशेषकर वो लोग जो बहुसंख्यक लोग, यानी जी किसान समुदाय, जी मजदूर समुदाय, जी उन लोगों की अधिकारों की बात करेंगे जी और पूरे प्रदेश में चल करके और पूरे प्रदेश को जगा करके जी एक ताकत बटोरने की कोशिश करेंगे। जी। उसी में मैंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नाम लिया। जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश गंगा जमुना के बीच का दुआबे का इलाका है। जी यहाँ बहुत ही मेहनती किसान जी और मजदूर हैं, जी। नौजवान विद्यार्थी हैं, जी हमारी महिला माता बहनें हैं, सभी जी। समुदाय एकदम से देश प्रेम में हैं, जी क्योंकि भारतीय सेना में, फौज में यहाँ के हजारों नौजवान भर्ती हैं। जी तो कुल मिलाकर के ये सारी परिधि हैं जी जिनको लेकर के हम चलेंगे जी और लोगों से अपनी बात कहेंगे। मुझे उम्मीद है जी कि भारी समर्थन पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिलेगा। जी। हम लोग उसे लेकर के आगे चलेंगे, बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया बात है। आपने देखा कि जैसे
एक छवि बना दी गई थी। जिस तरीके से परिवार को छवि के रूप में प्रस्तुत किया था, वो हर जगह होता है। जैसे मैंने बीच में भी जिक्र किया था कि राजनीति प्रतिद्वंदी होते हैं, कॉम्पिटिटर होते हैं, ये सब चलता रहता है। लेकिन आज के समय पे डीपी यादव को आपने डीप से जाना कि डीपी यादव ने अपने मतलब खुद बताया कि आखिर उनके शब्दों को किस तरीके से तोड़ मरोड़ के इस्तेमाल करके अपनी टीआरपी, अपनी दुकानों को, यानी कुछ भी कह लो, जो बढ़ाया गया, दिखाया गया, उनका एक रूप अलग तरीके से प्रस्तुत किया गया, उसके पीछे भी राजनीतिक कारण रहे थे। तो जैसे कि बताया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सर आपका कि आप हमारे यहाँ आए, आपने सवालों के जवाब बहुत खुलकर दिए और हमारे पॉडकास्ट के लिए और बेहतरीन बना दिया। तो जैसे कि आज का पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, द डेमोक्रेसी विद दीपक शर्मा को जरूर आप देखिए, इस पॉडकास्ट को समझिए और उनके जीवन से जुड़ी उन्होंने जो बात एक सच्चाई से बताई, इसको जरूर देखिएगा। देखिए दीपक जी, आपको सुन करके मुझे आपकी प्रखरता पर पूरा भरोसा है। आपके पास शब्द हैं जी, आप समस्याओं का समाधान चाहते हैं जी, और मैं समझता हूँ आप जैसे नौजवान लोगों को मीडिया में ले करके जी, आगे चल करके इस देश की समस्याओं के प्रति सचेत रह करके काम करना चाहिए। मेरी बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूँ जी, कि आप जैसे नौजवान इस देश के लिए नए आयाम खोलेंगे, उन पर चल करके हम सब लोग इस देश को मजबूत बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।